गुड इवनिंग बेटा। आज हम वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। और ये वो पाथ है जिसको बेटा हम लाइफ लॉन्ग यूज़ करेंगे। साइंसेस में जब बेटा हम बात करेंगे आगे, मैथमेटिकल साइंसेस में बेटा बात करेंगे जब आगे, तो ये पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमेशा बेटा काम आएगा। और यही असली वेक्टर की जान है, कहते हैं बेटा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम लोग थ्योरी लेंगे बेटा, इसके बाद उसके न्यूमेरिकल से बेटा वो लेंगे तो प्रॉब्लम 100% क्लियर हो जाएगी। और आप देखोगे आगे जैसे फिजिक्स में 11th में बात करेंगे, हम 12th में बेटा बात करेंगे, तो यही वाला पार्ट ज़्यादातर यूज़ होगा। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन आया है रिजॉल्व करने से। रिजॉल्व मतलब ब्रेक करना, अलग अलग करना। किसको? वेक्टर को। किसमें? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब टुकड़े। तो किसी वेक्टर को उसके टुकड़ों में तोड़ देने को बेटा क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। आइए देखिए बेटा ये है क्या। तो मान लेते हैं बेटा ये एक्स एक्सिस बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये बेटा हमारा वेक्टर ए। बेटा वेक्टर ए हमारे पास यहां पर है। मान लीजिए बेटा वेक्टर ए जो है वो रॉड की तरह है, जैसे पेन एक रॉड है, एक रॉड की तरह है। अगर हम लोग यहां से टॉर्च जलाएं तो टॉर्च की लाइट इस रॉड पे पड़ेगी, उसकी शैडो बनेगी यहां पे, छाया या साया जो भी कहें आप। एक शैडो बेटा बनेगी यहां पर, जिसकी लंबाई यहां से बेटा यहां तक होगी। तो अगर हम टॉर्च यहां से जलाएं बेटा तो इस रॉड पे पड़ेगी। ये जो वेक्टर ए है इसको रॉड माना हमने, ये वेक्टर ए रॉड माना। तो यहां से लाइट जलाएं तो उसकी शैडो सर यहां बनेगी। ये जो शैडो की लंबाई यहां से यहां बेटा होगी उसे बोलेंगे प्रोजेक्शन ए एक्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन, शैडो को प्रोजेक्शन भी कहते हैं। आपने वर्ड सुना प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है किसको? शैडोज को। पिक्चर हॉल में जब पिक्चर बेटा आपने देखी होगी तो अब प्रोजेक्टर होता है ना भाई, तो शैडोज आगे प्रोजेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा ये हिंदी में फिल्म्स को क्या कहते हैं? छाया चित्र कहते हैं, छाया, शैडो। तो क्या है बेटा, जब हम यहां से लाइट डालेंगे इस रॉड पे तो उसकी शैडो बनेगी सर यहां पे। उस शैडो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है शैडो या प्रोजेक्शन, इसे बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर बेटा? तो ये जो लंबाई है ये वाली बेटा, ये शैडो है इसकी, इस वेक्टर की शैडो है या साया है या छाया है या प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस पे। इसे हमने ए एक्स लिखा, तो ये प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे। आगे समझिएगा, अभी कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अगर टॉर्च यहां से जलाएं बेटा तो शैडो यहां बेटा बनेगी, यहां से यहां तक। तो ये बेटा शैडो बनेगी ये वाली, इसे हम कहेंगे ए वाई। तो ये अगर रॉड है और यहां से हम लाइट जला रहे हैं तो शैडो सर यहां बन रही है, तो इसे बोलेंगे शैडो या छाया या साया या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा ए एक्स क्या है? इस ए वेक्टर की शैडो या प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। और ए वाई क्या है? शैडो या प्रोजेक्शन या छाया ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस बेटा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो हमने प्रोजेक्शन समझ लिया बेटा क्या होता है, ठीक। अब आगे सुनो। यहां पर अगर हम कह दें बेटा ये हमारा वेक्टर है ए एक्स वेक्टर, तो हम कहेंगे ए एक्स वेक्टर, ये जो बेटा वेक्टर ए एक्स वेक्टर है ये है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रोजेक्शन वेक्टर किसका? ए वेक्टर का। कहां पे? एक्स एक्सिस पे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, उसी तरह से अगर इसको हम बोल दें ए वाई वेक्टर, तो ए वाई वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर कहां बेटा? वाई एक्सिस पे। तो ए वेक्टर के दो प्रोजेक्शन वेक्टर हो गए, एक एक्स एक्सिस पे ए एक्स वेक्टर और एक वाई एक्सिस पे ए वाई वेक्टर।
अच्छा, आप देखिए बेटा ये पैरेललोग्राम बन रहा है। आप बोल सकते हैं कि अगर ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है तो ये वेक्टर उसका रिजल्टेंट होगा। तो कह सकते हैं ए वेक्टर क्या होगा, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, पैरेललोग्राम रूल से। या जैसे ये ay वेक्टर बेटा है तो ये भी क्या होगा बताओ, ay वेक्टर बेटा हमारे पास होगा। अगर ये ay वेक्टर है बेटा तो ये भी क्या होगा, ay वेक्टर होगा। तो आपको ट्राइंगल रूल बेटा याद होगा, मैं थोड़ा याद दिला दूं। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, तो जब b को a से जोड़ते हैं तो b का टेल a के हेड पे रखते हैं, तो यहां से यहां बेटा रिजल्टेंट आता है, इसे क्या बोलते हैं, r वेक्टर। तो r वेक्टर a के टेल से होता है और b के हेड तक जाता है। यहां चिपका हुआ होगा, हमने थोड़ा दूर बना दिया लेकिन वो चिपका हुआ होगा। तो r वेक्टर बेटा क्या बोलते हैं हम लोग हैं, a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर। r वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर हुआ। उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बिठाएं, देखिए पहले यहां देख लो एक बार। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो इस रास्ते पे सिर्फ r पड़ता है तो r लिख दिया। इस रास्ते पहले a पढ़ा फिर b लिखा तो a प्लस बी लिख दिया। तो r इक्वल टू a प्लस बी। r a और b का रिजल्टेंट है, सम है, जोड़ है, जो भी कहें आप। तो रिजल्टेंट मतलब सम, जोड़। उसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए तो इस रास्ते पे कौन पड़ा, सिर्फ a वेक्टर, तो a वेक्टर लिख दिया। और इस रास्ते पहले कौन पड़ा बेटा, ax वेक्टर, बेटा फिर कौन पड़ा, ay वेक्टर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और यहां लिख देंगे तो a वेक्टर क्या हुआ, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। वो चाहे जैसे देखें आप, चाहे ट्राइंगल रूल से देखें चाहे पैरेललोग्राम से देखें, a वेक्टर ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर होगा। अब देखिए सर, हमने ये लिख लिया। अब यहां इस तरह सोचिए कि हमने a वेक्टर को जब तोड़ा, ब्रेक किया, तो उसके दो टुकड़े हुए, ax वेक्टर और ay वेक्टर। या ऐसे सोचो जब ax वेक्टर और ay वेक्टर को जोड़ा तो क्या बना बेटा, a वेक्टर। तो a वेक्टर को तोड़ने से कौन बन रहा, ax और ay। तो तोड़ने से क्या होता है, टुकड़े होते हैं। इस चौक को तोड़ दो, दो टुकड़े हो जाएंगे बेटा। तो आपका जो ax और ay है वो टुकड़े हैं किसके, a वेक्टर के। टुकड़े मतलब कंपोनेंट्स हैं। सो ax बेटा क्या है, यहां वेक्टर बेटा क्या है, कंपोनेंट किसका, a वेक्टर का। कहां, अलोंग x एक्सिस। ay वेक्टर बेटा क्या है, कंपोनेंट किसका, a वेक्टर का, अलोंग y एक्सिस। तो ax वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड ay वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो a वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, x एक्सिस पे ax वेक्टर और y एक्सिस बेटा ay वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा, डाउट है कुछ, नहीं, आगे बढ़ें। मैं रब कर देता हूं। आपको याद होगा बेटा जब मैं फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था आपको वेक्टर बेटा फर्स्ट क्लास, तो मैंने आपसे कहा था कि आज से क्लास को आप बार बार जो है घिस लो। एक क्वेश्चन बेटा मैंने कराया जिसमें ट्रायंगल रूल मैंने यूज कराया था बार बार। तो मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को बार बार घिस लो क्योंकि ट्रायंगल रूल ही बार बार काम आता रहेगा, पैरेललोग्राम रूल ही बार बार काम आता रहेगा। ये बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। पैरेललोग्राम रूल बहुत ज्यादा बेटा यूज होगा, ट्रायंगल रूल बहुत ज्यादा यूज होगा। आपको वो याद है तो वेक्टर में दिक्कत ही खत्म बेटा है। तो अभी मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको वेक्टर में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है या आता है तो आप जो फर्स्ट क्लास वेक्टर का बेटा उसी को बार बार खूब रगड़ के अच्छे से बेटा खूब घिसें, बस क्लियर वेक्टर सारा। और आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से घिसना है आपको। लेकिन ये बेस तो उसी पे जो हमने पहले पढ़ा है बेटा। आ जाओ अब बस। तो हम इतना बेटा समझ गए, आ गया बेटा, इतना में समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें याद बेटा है यूनिट वेक्टर। जैसे हम ए कैप लिख रहे हैं तो ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास से पढ़ा बेटा हमने। क्या होता है, अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए वेक्टर बेटा हमारा कितना हो जाएगा बताओ, ए इंटू ए कैप हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए वेक्टर क्या होगा, ए इंटू ए कैप। तो ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। आप याद होगा कि हमने यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन बोलना शुरू कर दिया था। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसके पास 1 होती है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसलिए हम लोगों ने उसे डायरेक्शन बोलना शुरू कर दिया था। आज बेटा ये बहुत काम आने वाला है। तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन।
अब हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, आओ देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था यूनिट वेक्टर बताते हुए कि 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर मानते हैं। एक्स एक्सिस पे मानते हैं हम लोग आई कैप, वाई एक्सिस पे मानते हैं जे कैप, और जेड बाहर की तरफ उसमें बेटा क्या मानते हैं, के कैप। जैसे कि कोई एक्स वाई जेड एक्सिस बोलता है तो दिमाग में फौरन आता, हमारे फौरन ब्रेन में आ जाता है कि इधर होगा एक्स, इधर होगा वाई, बाहर होगा जेड। उसी तरह से जिनको वेक्टर आता है और कोई आई कैप जे कैप के कैप बोलता है तो उसके माइंड में फौरन आता है आई कैप मतलब राइट साइड में वेक्टर यूनिट वेक्टर, जे कैप मतलब ऊपर की तरफ वाई की तरफ यूनिट वेक्टर, के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो उसके माइंड में फौरन बेटा ये बात घंटी बजा देती है। सो ये बात हमें पहले से पता है। अब देखो वेक्टर क्या है, ए इंटू ए कैप। तो ऐसे ही यहां कह सकते हैं कि जो एक्स वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड एक्स इंटू डायरेक्शन बेटा बोलो कौन, आई कैप। सेम उसी तरीके से जो ए वाई वेक्टर होगा बेटा उसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा यहां पे, वो और गंदा हो गया, कोई बात नहीं साफ हो जाएगा, नाराज हो गया भाई, चलिए अब ठीक हो गया ये। ए वाई वेक्टर बेटा हमारा क्या लिखा जाएगा, ए वाई इंटू जे कैप। इधर कौन सा कैप है, जे कैप। तो ये वेक्टर को लिखने का सबसे आसान तरीका बेटा है, ए वाई इसकी मैग्नीट्यूड है और जे कैप इसका डायरेक्शन है। ए वाई वेक्टर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन है, जे कैप, इसलिए लिखा गया इसे ए वाई जे कैप। एक्स वेक्टर राइट की साइड है, राइट साइड कौन सा बेटा कैप है, आई कैप, इसलिए इसे लिखा गया ए एक्स आई कैप। अब इसको मैं उधर लिख देता हूं। सो हमारा बेटा वेक्टर ए एक्स वेक्टर क्या लिखा गया, ए एक्स आई कैप, और ए वाई वेक्टर बेटा ए वाई जे कैप। तो ये हो गया ए वाई जे कैप। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है बेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, और वेक्टर की जान हमने कहा ये बेटा। पिछले क्लास का ट्रायंगल रूल थोड़ा समझ लिया, ये समझ लिया, वेक्टर आ गया आपको। मैं इसको रब कर देता हूं। अब आगे सुनो बेटा, असली वेक्टर लिखने का तरीका बेटा यही है, आई कैप जे कैप के कैप। बेटा आप देखोगे आगे ज्यादातर बेटा जो क्वेश्चन होंगे वेक्टर के, उन ज्यादातर क्वेश्चन बेटा आई कैप जे कैप के कैप दिखेगा आपको। तो वेक्टर लिखने का असली तरीका ही बेटा ही, और इसी को हमें अच्छे से ढंग से समझना बेटा है। अब चलते हैं आगे बेटा। वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं बेटा, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। अगर वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन बेटा कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। आइए देखिए, यहां पर ये बेटा एक्स वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, एक्स, मतलब इस लाइन की जो लंबाई होगी वो एक्स होगी, हम जान रहे हैं बेटा इस बात को। ये कौन सा बेटा वेक्टर है, ए वाई वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है मतलब लाइन की लंबाई बेटा वो कितनी होगी, ए वाई, तो ये ए वाई होगा, तो ये भी ए वाई होगा बेटा। अच्छा ये बेटा कौन सा बेटा वेक्टर है बोलो, ए वेक्टर। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी मतलब लाइन की लंबाई होगी बेटा वो किससे लिखेंगे, ए से। आप जानते हो मॉड से भी लिखते हैं, लेकिन वो ए से अल्फाबेट से लिखते हैं। इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ए एक्स, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, जो मैं लंबाई बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड को बोलता हूं यहां पे। इसकी लंबाई कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ए वाई, इसकी कितनी होगी, ए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती बेटा है कि जो इसका स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का बराबर होगा। मतलब ए स्क्वायर बेटा कितना होगा जरा बताओ तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। सो रूट ले लो बेटा, तो ए बताओ कितना हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहां से। तो बेटा अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो रट लो इस बात को कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ए, इसकी मैग्नीट्यूड को ए लिखा जाएगा, वो कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आई के साथ जो है वो एक्स, एक्स स्क्वायर, जे के साथ ए वाई स्क्वायर। तो ये हुई इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब डायरेक्शन की बात करें बेटा, जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, फिर से लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे, तो मैं इस बोर्ड के साथ साथ चल रहा हूं तो कहोगे अलोंग द बोर्ड मूव कर रहा हूं। अच्छा अगर मैं ऐसे मूव करूं तो कहोगे मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं।
है ना बेटा। लेकिन अगर मैं ऐसे मूव करूं, ऐसे, तो क्या कहोगे? क्या मैं बोर्ड के अलाउंग हूं? नहीं। क्या परपेंडिकुलर हूं? नहीं, उनके कहीं बीच में हूं। तो मेरा डायरेक्शन कैसे बताओगे? भाई यहां तो कह दिया कि मैं बोर्ड के अलाउंग हूं, यहां कह दिया कि मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर हूं, यहां कैसे कहोगे डायरेक्शन का क्या है मेरा डायरेक्शन? क्या कहोगे? तो मैंने आपको बताया था, कह दोगे कि मैं बोर्ड से एंगल बना रहा हूं, मान लो 30 एंगल बना रहा हूं, तो आप कहोगे कि मैं 30 डिग्री के एंगल पे बोर्ड से चल रहा हूं। तो जो 30 का एंगल है वो मेरा डायरेक्शन है बोर्ड के साथ। तो मैंने आपसे कहा था कि एंगल भी डायरेक्शन बताता है, ये याद रखना बेटा, एंगल को भी डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन को बहुत तरीके से बेटा शो करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन ही तो है, आई कैप एक डायरेक्शन ही तो है, अप डायरेक्शन ही तो है, डाउन डायरेक्शन ही तो है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ही तो है। तो उसी तरह से एंगल भी एक डायरेक्शन ही शो करता बेटा है। बात को समझ में आ रही है? अब एंगल कैसे बेटा निकालेंगे? देखो यहां आओ बेटा, ये जो ट्रायंगल बेटा बन रहा है, थीटा के सामने बेटा परपेंडिकुलर ए वाई है, बेस कितना बेटा ए एक्स है, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई कौन है? जो जे के साथ है। ए एक्स कौन है? जो आई के साथ है। तो tan थीटा कितना हुआ? ए वाई अपॉन ए एक्स। तो बेटा वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर कोई वेक्टर बेटा ऐसे लिखा हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन एंगल के टर्म्स में tan थीटा कितना होगा? ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। बेटा ये आपको अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा ही समझना बेटा अभी, क्योंकि मेन क्लैरिटी तो बेटा तब आएगी जब हम क्वेश्चंस की बेटा बात करेंगे बेटा, है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आप उन क्वेश्चंस को बार बार लगाएंगे और फिर आप नए क्वेश्चन करेंगे, तो बेटा क्लैरिटी बढ़िया वाली आएगी। फिलहाल ये छोटी सी बात है, इतनी समझ में आ गई होगी कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है आई जे फॉर्म में, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है एंगल के टर्म्स में tan थीटा कितना होगा? ए वाई अपॉन ए एक्स। ए एक्स वो जो आई कैप के साथ है, ए वाई वो जो जे कैप के साथ में है। इस पे क्वेश्चन बेटा अभी थोड़ी देर में लेंगे, पहले कुछ बातें और कर लेते हैं बेटा हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर दूं, इसकी जरूरत तो बेटा है नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। इसी डायग्राम को बेटा दूसरी बार बना लिया हमने, बता रहा हूं क्यों बनाया अभी आपको। देखिए अभी बात बेटा हो चुकी है कि ये लंबाई बेटा यहां से यहां तक बेटा कितनी थी? ए एक्स। ये बेटा कितनी थी? बोलो ए वाई। ये वेक्टर ए था, उसकी लंबाई ए थी। डन। अब इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा बेटा कितना होगा? ये क्यों कर रहे हैं मैं करने के बाद बताऊंगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, यही बताता हूं बेटा, बस पहले एक बार देख लो कर क्या रहे हैं। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए एक्स हाइपोटेन्यूज ए, तो cos थीटा इज एक्स अपॉन ए। पिछले पेज वाला डायग्राम ही लिया बेटा हमने। अच्छा, cos थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स बचा, ए cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ साइन थीटा क्या होगा? थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए वाई अपॉन ए। तो बेटा ए वाई कितना बेटा होगा? ए साइन थीटा। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब जरा पिछले पेज जाते बेटा है। यहां ए वेक्टर क्या लिखा है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसको याद रखिए। पिछले पेज पर लिखा था ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बेटा लिखा था। एक्स कितना आया? ए cos थीटा, यहां रख दे, और ए वाई कितना आया बेटा? ए साइन थीटा, यहां रख दे। तो फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ तो? ए cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। देखिए हमने क्या किया बेटा, यहां पे
ये बेटा हमारा ax है बेटा, ax है a cos थीटा। ये बेटा हमारा, या ये बेटा हमारा, ये ay है, ay कितना है, a sin थीटा। अभी हमने क्या कहा बेटा कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे ax और ay। अब हम उसको थोड़ा अलग अंदाज में कह रहे हैं। ये जो वेक्टर a है इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक ये और एक ये। एक इस तरफ कंपोनेंट होगा ax a cos थीटा, और एक इस तरफ होगा ay a sin थीटा। ये थोड़ा साफ साफ नहीं लग रहा, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, इस तरफ क्या होगा a cos थीटा, इस तरफ क्या होगा a sin थीटा। उसको आप ऐसे याद करो, ये वेक्टर a है, x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो उधर वाला कंपोनेंट, x वाला कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा, और अदर साइड वाला क्या होगा, a sin थीटा। थीटा की साइड वाला कंपोनेंट क्या है, a cos थीटा, अदर साइड वाला बेटा क्या है, a sin थीटा। तो ये a cos थीटा किसके साथ बेटा है, बोलो, i कैप के साथ, इसे लिखा a cos थीटा i कैप। और ये जो कंपोनेंट है बेटा वो कितना है, a sin थीटा, किसके साथ, j कैप के साथ, इसे लिखा a sin थीटा j कैप। तो वेक्टर आ गया दोनों का सम, क्या, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। वेक्टर कोई भी अपने कंपोनेंट्स का, अपने टुकड़ों का सम होता है। तो यहां पर अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है तो उसका ये कंपोनेंट बेटा क्या होगा, बोलो, a cos थीटा। थीटा की साइड कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत छोटा सा पॉइंट बेटा है, लेकिन ये कह लो ना फिजिक्स की, वेक्टर की जान है बेटा। ये बहुत फिजिक्स में सर यूज होता है। अगले बेटा हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉज, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगातार हमारे साथ रहेगा। 12th में बेटा बहुत लगता है ये a cos थीटा a sin थीटा, बेटा बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही एक आसान सा है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से बताया। तो मैंने आपसे कहा कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ थीटा की साइड क्या बेटा हुआ, बोलो, a cos थीटा, और अदर साइड क्या हुआ, a sin थीटा। मतलब x एक्सिस की साइड a cos थीटा, अदर y एक्सिस पे बेटा क्या हुआ, a sin थीटा। तो अगर कोई वेक्टर बेटा a है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक उसके राइट में, उसके लेफ्ट में। जिस तरफ का एंगल दिया है उस तरफ का क्या होगा, बोलो, a cos थीटा, और अदर साइड वाला क्या होगा, a sin थीटा। एक x एक्सिस पे होगा, एक y एक्सिस पे होगा। दोनों वेक्टर कंपोनेंट जो होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर उनके बीच में होगा कहीं बेटा, वेक्टर a उनके बीच में होगा, एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट यहां, दोनों परपेंडिकुलर बेटा है। थीटा के साइड वाला a cos थीटा, इधर वाला a sin थीटा। नाउ a क्या है, a इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल या डायरेक्शन है। तो अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसका एंगल या डायरेक्शन दिया हो तो हम उसका वेक्टर फॉर्म यहां ऐसे लिखेंगे बेटा। उसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, a cos थीटा और a sin थीटा, a cos थीटा i कैप, a sin थीटा j कैप। a cos थीटा i कैप क्यों, क्योंकि cos थीटा i कैप के साथ है। a sin थीटा j कैप क्यों, क्योंकि a sin थीटा j कैप के साथ है। अब आइए मैं चीजों को समराइज करता हूं, थोड़ा सा बात समझ में और आएगी बेटा, फिर क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगी। इसे मैं वेक्टर फॉर्म बेटा बोलता हूं, इसे मैं वेक्टर फॉर्म बोलता हूं। अगर कोई वेक्टर ij फॉर्म में है, अगर कोई वेक्टर ij फॉर्म में है, सुनिए ध्यान से बेटा, जितना भी समझ में आया सुनिए बेटा। है बड़ा आसान, लेकिन क्योंकि हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा। अब कोई भी चीज जब पहली बार सुनोगे तो बहुत अजीब लगेगी। अगर आपने सपोज जर्मन लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो फिर जर्मन आपको पहली बार सुनने में बड़ी अजीब लगेगी। वो धीरे धीरे उसकी लाइकिंग बिठाएगी अगर आप पढ़ना शुरू करें और आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा तो ऐसे ही ये भी सब्जेक्ट है बेटा, है ना। पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन जब सुनते रहोगे तो मजा आना शुरू हो जाएगा सर जो है। सो यहां पर अगर कोई वेक्टर है ij फॉर्म में दे रखा है तो उसकी हम दो चीजें निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितनी होगी, √x² प्लस √x² प्लस ay², और उसका जो एंगल होगा थीटा होगा एक्स एक्सिस से बेटा, tan थीटा कितना होगा, ay/ax बेटा। तो वेक्टर अगर ij फॉर्म में दिया है तो ये मैग्नीट्यूड आई उसकी और ये डायरेक्शन उसका आया बेटा। ठीक, वेक्टर ij फॉर्म में दिया है तो ये मैग्नीट्यूड आई, ये डायरेक्शन आया उसका। और अगर सेकंड पेज जाते हैं, अगर वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड दी है और थीटा डायरेक्शन दिया बेटा है, तो हम कहेंगे उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। थीटा की साइड वाला क्या होगा, a cos थीटा, अदर साइड वाला क्या होगा, a sin थीटा। तो एक कंपोनेंट हुआ a cos थीटा i के साथ, तो a cos थीटा i कैप, और दूसरा
ए साइन थीटा जे के लॉन्ग तो ए साइन थीटा जे कैप, तो ए वेक्टर इन दोनों का सम होगा। तो इससे हमने क्या देखा कि हमें ए गिवन था, हमें सपोज थीटा गिवन था, तो हमने उसे आईजे फॉर्म में लिख लिया। तो हमें दोनों जरूरत आएंगी, जब आईजे दिया होगा तो उससे हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालेंगे जो कि पिछले पेज देखा, जब ए और थीटा दिया होगा उससे हम वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, आईजे फॉर्म लिखना होगा, तो वो हमने यहां से देखा बेटा। अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप है, ये चीजें मैंने कहा अभी आप सिर्फ 5% समझोगे, 95% क्वेश्चन में समझ में आपको बेटा आएगा, 95% चीज क्वेश्चन में समझ में आएगी, इसलिए बिल्कुल भी जरा भी परेशान मत होना, सिर्फ सुनते रहो मेरे बात, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं उस बात को, रिलैक्स रहिएगा, सुनते रहना है। फिर से एक बार बोलता हूं, अगर आपको उस चीजों को समझना बेटा है तो देखिए जैसे मैं बार बार बोलता हूं ऐसे आपको बार बार रिपीट करना होगा, बार बार 10 बार करेंगे चीज, ऐसा कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ जाएगी बेटा, बहुत आसान है। फिर से सुन लीजिए बस एक बार, मैंने कहा लेकिन 5% समझ में अभी आएगा, क्या कहा, फिर से जाते बेटा है, अगर आपको वेक्टर आईजे फॉर्म में दे रखा हो तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है और ये उसका एंगल या डायरेक्शन निकालने का तरीका है, ठीक। और अगर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और उसका एंगल मतलब डायरेक्शन गिवन है तो उसको कंपोनेंट में तोड़कर उसको ऐसे आईजे फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा बेटा। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बेटा तो आगे ही समझ में आएगा, हम क्वेश्चंस लेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा है, लेकिन फिलहाल हमें एक मेथड समझ लिया कि हम क्या कर रहे हैं। आईजे फॉर्म को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को आईजे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इतना हमने समझा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और सुनते हैं फिर क्वेश्चंस बात करें तब समझ में आएगा। देखो बेटा जो पीछे अभी हमने देखा वो जो बेटा पीछे बेटा हमने देखा बेटा वो किस में था, वो था हमारा 2 डायमेंशन में। डायमेंशन समझते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस है 1 डायमेंशन, एक्स वाई दोनों हैं 2 डायमेंशन, एक्स वाई जेड तीनों हैं तो 3 डायमेंशन बेटा। डायमेंशन मतलब दिशा, आप कह सकते हैं दिशा समझते हैं आप हैं। तो यहां पर सर मान लेते हैं 3 डायमेंशन है ना, 3 से पहले आप 2 ही मानो बेटा। मान लो ये एक्स एक्सिस बेटा, ये बेटा वाई एक्सिस और ये वेक्टर ए बेटा हमारे पास है। थोड़ा सा लंबा बना दूं उसको, फिर से बना देता हूं डायग्राम। मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस बेटा है और ये बेटा वाई एक्सिस बेटा हमारा है, और ये बेटा वेक्टर हमारे पास ए है बेटा, और वेक्टर बेटा एंगल ये बना रहा है अल्फा। अब हमने थीटा नहीं लिया बेटा, हमने अल्फा लिया, अभी समझ में आएगा क्यों लिया अल्फा। ना यहां से ड्रॉप कर दो बेटा परपेंडिकुलर बेटा। आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर जो लंबाई होती है उसे हम एक्स बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। कहा था टॉर्च जलाओगे इधर एक शेडो बनेगी तो इसे बेटा क्या बोलते हैं ए वाई, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अच्छा ये लंबाई जो है वेक्टर की लंबाई होगी, इसे बेटा क्या बोलेंगे ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगी। मान लेते हैं एंगल अल्फा है, मैंने कहा वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा है और वेक्टर ए का वाई एक्सिस एंगल बीटा है बेटा, मान लेते हैं ऐसा। एक्स से बेटा एंगल कितना है अल्फा और वेक्टर ए का वाई से बेटा कितना एंगल बेटा है बीटा, इतना मान लिया हमने। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो बेटा, इस ट्रायंगल को अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये क्या होगा बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा बेस, ये बेटा बेस होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा कितना होगा एक्स अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या समझ आया बेटा। ना क्रॉस कर दो तो बेटा एक्स बताओ कितना होगा यहां से ए कॉस अल्फा। आगे सुनना बेटा, अगर हम बेटा इस ट्रायंगल की बात करें, जब इस ट्रायंगल की बेटा बात करेंगे तो ये बीटा एंगल है, बीटा के सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, साथ वाला बेटा क्या होगा ये बेस। अब इस बार बेस ए वाई है, एक्स नहीं होगा बेटा, इस ट्रायंगल का जो बेस है बेटा इस एंगल के लिए वो बेटा ये बेस होगा ए वाई, हाइपोटेन्यूज ए होगा, तो कॉस बीटा बेटा कितना होगा बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हुआ ए वाई अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज ए हुआ, तो ए वाई क्रॉस कर दो बेटा, ए वाई कितना हो जाएगा ए कॉस बीटा। फिर से देखो बेटा इस ट्रायंगल में बेटा फिर से पूरा बताता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड ए, ये लंबाई ए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इसका ये प्रोजेक्शन या कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ए एक्स, इधर से ड्रॉ करो बेटा कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर बेटा, तो ये जो है कंपोनेंट है वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे ए वाई, वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा। नाउ इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, साथ वाला बेस होता है,
जो साइड एंगल के साथ होती है वो बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक अपॉन है। अच्छा, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो एंगल बीटा बेटा है, ये बीटा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और इस साइड वाली क्या होगी, बेस। इस बार बेस कौन होगा, ए वाई, हाइपोटेन्यूज ए होगा, तो कॉस बीटा कितना होगा बेटा, ए वाई अपॉन ए। इतना समझ आया बेटा? तो हमने कहा क्रॉस करो तो एक्स कितना हुआ, ए कॉस अल्फा, और ए वाई बेटा कितना हुआ, ए कॉस बीटा। एक्स ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा। अब देखो ये तो बेटा 2 डायमेंशन में फिर से बात कर ली, अब इसी चीज को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बेटा ये बाहर की तरफ बेटा जेड एक्सिस है, बेटा बाहर की तरफ बेटा जेड एक्सिस है, ऐसे, ये बाहर बेटा जेड एक्सिस है ऐसे। लेकिन हमने उसको ऐसे बनाया क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड तो 2 डायमेंशन में है और 3 डायमेंशन बना रहे तो बेटा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और ये बेटा हमारे पास बेटा वेक्टर है ए, बेटा मान लीजिए ये बेटा वेक्टर ए हमारे पास है, इसका बेटा ये एंगल बेटा मान लो क्या बेटा है, अल्फा, ठीक है, ये बेटा एंगल बेटा हमारा अल्फा है, और y से एंगल बेटा कितना बेटा है, बीटा, और ये बेटा z से बेटा एंगल ये वाला बेटा है, ये वाला, ये मान लो बेटा कितना हमारा है, गामा। तो इसको मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, ये बेटा हमारा जो एंगल बेटा यहां है बेटा, ये गामा बेटा एंगल है। जैसे बोर्ड पे हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, तो मैं थोड़ा सा इसको यहां सामने बेटा समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो, सपोज करो मेरा ये जो शोल्डर बेटा है, ये बेटा जो शोल्डर है ये ओरिजिन बेटा है, ठीक, ये बेटा ये मेरा ये जो सामने वाला फेस है ये बेटा एक्स एक्सिस, ठीक, ये बेटा एक्स एक्सिस, और ये बेटा हमारा बेटा क्या है, वाई एक्सिस, बेटा हेड बेटा वाई एक्सिस पे बेटा है, ठीक, ये बेटा वाई एक्सिस पे है। अच्छा, ये वाला जो हाथ है बेटा मान लो ये जेड एक्सिस बेटा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब ये जो बेटा ये मान लो पेन जो है ये वेक्टर बेटा हमारा है, ठीक, इस पेन को बेटा हमने यहां माना ओरिजिन से ऐसे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा आपको, ये बेटा जो पेन बेटा है ये हमारा ए वेक्टर है, तो ये जो एंगल बेटा एक्स एक्सिस से बेटा ये वाला एंगल है, ये वाला बेटा ये हमारा क्या है, अल्फा, ठीक है, और ये जो सर बेटा वाई एक्सिस है तो ये बेटा एंगल बेटा जो होगा बेटा वो क्या होगा, बीटा, और ये बेटा हमारा जेड एक्सिस है तो ये जो बेटा एंगल होगा यहां से बेटा ये बेटा बोलो क्या होगा बेटा, होगा गामा होगा। कि मेरी बात समझ पाया बेटा? तो ये वेक्टर जो है इसका ये जो बेटा एंगल होगा, ये बेटा जो एंगल होगा यहां बेटा ये वाला, ये अल्फा, और ये बेटा वाई से बेटा ये वाई एक्सिस है यहां बीटा, और ये बेटा जेड एक्सिस से ये बेटा हमारा एंगल बेटा क्या होगा बोलो, गामा। आप क्या करो बेटा, आप क्या करो बेटा, अगर आपको फिजिकली समझना है चीज को, बहुत आसान बेटा, आप जिस रूम में अभी बैठे हो उस रूम के कॉर्नर को ओरिजिन मान लो। आप जानते बेटा कैमरे के सामने वो चीज विजुलाइज नहीं हो सकती है, 3D वाली बात बेटा विजुलाइज नहीं हो सकती, यहां पर वो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो आप जिस रूम में बैठे हो, बहुत बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, उस रूम के एक कॉर्नर को बेटा आप ओरिजिन मान लो, ठीक है। सपोज ये रूम बेटा आप समझ रहे हैं, यहां पे कॉर्नर इधर होगा, रूम का इधर बेटा कॉर्नर होगा, यहां पे आप सोचो ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस हो गया, और बाहर बेटा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। और आप सोचो एक रॉड है आपकी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक बेटा, उसको आप वेक्टर बेटा मान लीजिए, उसको बेटा वेक्टर बेटा मान लीजिए, तो आप आसानी से सोच पाएंगे अगर ये वेक्टर है तो ये एंगल एक्स से अल्फा, वाई से बीटा, और जेड से बेटा क्या बेटा होगा, गामा। वो खुद बहुत आसानी से आप इस बात को विजुलाइज कर सकते हैं ना। जिस तरह से कॉस अल्फा एक्स अपॉन ए है, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए है, उसी तरह से कॉस गामा बेटा क्या होगा, ए जेड अपॉन ए होगा बेटा। कॉस गामा बेटा बोलो बेटा क्या होगा, ए जेड अपॉन ए होगा बेटा। सेम बहुत तकनीक से, एक्स क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई क्या है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ए जेड क्या है, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स ए वाई ए जेड वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। नाउ एक्स कितना हुआ, ए कॉस अल्फा, उसी तरह से ए वाई ए कॉस बीटा, ए जेड बेटा क्या हुआ, ए कॉस गामा बेटा। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब आगे समझिए बेटा, आगे समझिए बेटा, ये जो ए वेक्टर बेटा है वो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड कैसे बेटा हुआ। अभी पिछले पेज से बेटा हमने देखा था,
यहां हमने बेटा ट्राइंगल रूल लगाया था कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, बेटा कौन सा वेक्टर पड़ रहा है, ए वेक्टर लिख दिया था। इस रास्ते बेटा आए तो कौन सा बेटा वेक्टर आया, एक्स वेक्टर, और फिर कौन सा आया, ए वाई वेक्टर, तो एक्स प्लस ए वाई लिख दिया। सेम उसी तरीके से 3D में बेटा अगर बात करेंगे तो ए वेक्टर क्या है, यहां लिखा हुआ एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, तो 3D में क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। आप समझिए बेटा, मैं अगले इससे मैं कोरिलेट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि 2D ये बोर्ड 2D है, 3D यहां पे थोड़ा सा समझा पाना मुश्किल बेटा है, इसलिए मैं कोरिलेशन से बता रहा हूं आपको। जिस तरह से ए वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, तो 3D में क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। डन। और जिस तरह से ए वेक्टर यहां कितना है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो तीसरा क्या होगा, आप गेस मारो बेटा, ए जेड के कैप, के कैप अलोंग वाई एक्सिस है यूनिट वेक्टर, सॉरी जेड एक्सिस है, आई एक्स एक्सिस पे, जे वाई एक्सिस पे, जेड के एक्सिस बेटा है। और जिस तरह से ए वेक्टर कितना बेटा, ए मैग्नीट्यूड बेटा कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो 3D में कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बेटा होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? तो इस चीज को मैंने कोरिलेशन से आगे चल के बताया है, मैं दिखाता हूं आपको। यहां बेटा देखो कि ए वेक्टर कितना हुआ, एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर बेटा होगा, ये कोरिलेशन से बताया। ये मैंने अभी, चलो उसके बाद मैं कोशिश कर लूंगा बोर्ड पे भी एक बार आपको समझाने की बेटा, अभी थोड़ा क्यूब बना के कोशिश कर लूं, लेकिन पहले एक बार कोरिलेशन समझ लो बेटा कि ए वेक्टर कितना हुआ, एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर होगा हमारा, और आई जे के साथ एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स कितना है, ए कॉस अल्फा ए वाई ए कॉस बीटा ए जेड ए कॉस गामा, तो ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए साइन गामा के कैप बेटा। मैंने मिस्टेक कर दी है ना, थोड़ी सी मिस्टेक बेटा, सॉरी, मैं सही कर देता हूं उसको। साइन नहीं बेटा, वो कॉस ही होगा, क्योंकि सब कॉस में है, तो ए कॉस गामा के कैप बेटा, ठीक है। और जैसे कि ए कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो प्लस इसमें ए जेड स्क्वायर और भी जुड़ जाएगा। तो ये बेटा हमने कोरिलेशन से याद कर लिया बेटा। डन। आगे बढ़े नाउ। इस चीज को जो बेटा मैं कह रहा था विजुलाइज कराने बेटा, तो मैं ऐसा करता हूं कि क्लास के जो लास्ट में है एक क्यूब बना के आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं बेटा, क्योंकि फिलहाल अभी मे भी हो सकता है कि हम जब उस पर जाएं तो आप कंफ्यूजन में ज़्यादा पड़ जाएं बेटा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहीं रोकते हैं बेटा, इस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं, और इस चीज़ को मैं बाद में क्लास के सबसे लास्ट में जाके क्यूब बना के फिर आपको इस चीज़ को क्लियर करता हूँ बेटा, कोशिश करता हूँ क्लियर कराने का, क्योंकि वैसे मैंने बताया बेसिकली 3D का बेटा है, तो 3D को बोर्ड पे लेके आप ना काफ़ी टफ जॉब बेटा है यहाँ पे, कैमरे के सामने, वो भी बोर्ड पे ला सकते हैं आप, अगर फिजिकल क्लास में सामने हो तो आसान है बताना उस चीज़ को अपने सामने, लेकिन वो कैमरे पे थोड़ा सा आप समझते हैं, और भी कैमरा जो है 3D को दिखाना में काफ़ी अनेबल होता है, इनकैपेबल होता है, कैपेबिलिटी कम हो जाती है कैमरे पे सब। तो एक बार हम बेटा रिवाइज कर लें हमने क्या क्या सीखा बेटा है, फिर उसको बेटा क्वेश्चन में हम अप्लाई करते बेटा। और इस चीज़ को मैंने कहा क्लास के लास्ट में हम लोग एक बार 3D में क्यूब बना के मैं कोशिश करता हूँ बेटा बताने की। तो हमने बेटा देखो क्या सीखा उसको ले बेटा, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करते बेटा है, फिर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई वेक्टर आई जे फॉर्म में है, मतलब कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और एंगल जो होगा एक्स एक्सिस से tan थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स होगा बेटा। ये पहली बात सीखी हमने। दूसरी बात, अगर कोई वेक्टर हमारे पास है ए, उसकी मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, थीटा की साइड ए कॉस थीटा, ए एक्स ए कॉस थीटा, अदर साइड अदर एक्सिस पे ए वाई ए साइन थीटा होगा। तो उसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये उसका जस्ट रिवर्स है, जो हमने फर्स्ट पेज से पढ़ा, ये उसका जस्ट रिवर्स है बेटा। और ये तो 2D में था, अगर 3D में बेटा है हमारे पास में, 3D में बेटा हमारे पास में है, तो 3D में अल्फा बीटा गामा जो है एंगल हो जाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में। तब 3D में सर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे बेटा। कैसे, वो बेटा क्वेश्चंस के थ्रू बढ़िया समझ में आएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देखो फिर क्लैरिटी बढ़ेगी जबरदस्त।
नाउ पहला बेटा क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन बेटा है, आया वो क्वेश्चन है कई बार। हमारे पास एक पार्टिकल है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप। बेटा आज के क्लास में मतलब वेक्टर का जब भी होगा तो i j लिखा तो मतलब i कैप j कैप लिखा बेटा है, ठीक है। 2i कैप प्लस 3j कैप बेटा है, और उसका एक्सेलरेशन है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। बताना है कि 10 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। बताना है कि 10 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब पढ़ते हैं बेटा। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी बताना है बेटा हमें। डन? कैसे करेंगे आइए देखते हैं बेटा। है बहुत आसान है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू u प्लस at। बेसिकली बेटा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये जो फॉर्मूला बेटा है वेलोसिटी का, ये किसी का भी किसी पैरामीटर का, पैरामीटर मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह, वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही वैलिड है। इस बात को सुनिए बेटा, आज से पहले मैंने इस बात को नहीं बोला क्योंकि हमने वेक्टर्स नहीं पढ़े थे। जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े पीछे वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के, वो सारे वेक्टर फॉर्म में ही वैलिड थे। हम लगाते बेटा किस फॉर्म में थे बेटा? स्केलर फॉर्म में, क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ा नहीं था। लेकिन वो सारे वेक्टर फॉर्म मतलब ये एरो वाले फॉर्म में ही एप्लीकेबल थे। लगाते थे बेटा किस फॉर्म बेटा? हम स्केलर फॉर्म में। कैसे स्केलर फॉर्म में लगा पाते हैं इस बात को अभी छोड़ते बेटा, क्योंकि हम भी वेक्टर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया कि फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में ही वैलिड होते हैं। स्केलर फॉर्म में कैसे लग पाते हैं, क्यों लगा पाते हैं, ये बात थोड़ा सा आगे के लिए छोड़ देते हैं बेटा। मैं इसको डील करता हूं क्लास में, तब तक वेट करते हैं। क्योंकि देखिए एक बात हमेशा समझिए बेटा, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, जितना उतरते चले जाओ। लेकिन हमें यह ध्यान रखना कि पर्टिकुलर टाइम पे हमारा फोकस कहां बेटा है, हमें क्या करना है बेटा पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक ही टाइम पे अगर सारी बातें बता दी जाएंगी, बताई जा सकती हैं, लेकिन फिर जो मेन टॉपिक उससे खो जाएंगे हम। हमारा गोल इस टाइम क्या है? वेक्टर पढ़ना। खो हम कहीं और गए बेटा, उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा ना बेटा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बात बता दी छोटी सी एक, लेकिन उस बात को एक्सप्लेन आगे करेंगे। जैसे आप जानते हैं साइंसेस में ऐसे ही होता है, कोई चीज जरूरत है उतनी बता दी, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन अलग से करना पड़ता है। जैसे पिछले क्लास में भी हमने किया, टॉर्क की बात आई। टॉर्क पूरा एक चैप्टर ही अपने आप में है, तो मैंने नाम लेके छोड़ दिया, जरूरत उतनी थी। बाद में जब चैप्टर आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आ जाओ बेटा। जैसे मैं, अगर जो बच्चे नहीं समझते इन बातों को, मैं बताऊं आपको, आपने बचपन से लेके आज तक एरोप्लेन वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, बुक में, अपनी फर्स्ट क्लास की बुक में पढ़ा होगा। तो क्या उस टाइम पे एरोप्लेन की जितनी भी एरोडायनामिक्स थी, वो कैसे उड़ता है, उसमें इंजन कौन सा होता है, उसे पायलट कैसे उड़ाता है, उसमें कितने पैसेंजर सीट होती हैं, कितने गैलन पेट्रोल यूज होता है, क्या ये सारी बातें आप जानते हैं? नहीं ना बेटा। तो जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है, अगर उतना ही बताया जाए, उतना ही समझा जाए, तो हमें अपने गोल को अचीव करने में बहुत आसानी हो जाती बेटा। जो लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं वो रास्ते से भटक जाते हैं बेटा। आ जाओ। यहां ये मत समझना कि सर को ये बात आती नहीं है, सर बताना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं बेटा। जैसे इस टाइम आएगा बताऊंगा पूरी बात। आ जाओ बोर्ड पे देखो। तो मैंने कहा ये सारे फॉर्मूले हमेशा वेक्टर फॉर्म में वैलिड हैं, ये बात अभी ध्यान रखना। स्केलर फॉर्म में कैसे लगाते हैं, जिस टाइम ये जरूरत आएगी फौरन बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा वहां पे। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया बेटा। अच्छा, यू वेक्टर बेटा कितना लिखा बोर्ड पे बताओ? 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा, टाइम बेटा कितना है? 10 पहले लिख दिया मैंने, डजंट मैटर, पहले लिखो बाद में लिखो। इनटू ए वेक्टर, ए वेक्टर बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ, यहां पे लिख दिया। चलो 2i कैप प्लस 3j कैप लिख लिया। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 10 3 एंड 0.2 इंटू 10 बेटा 2 हो गया। चलो ऐड अप कर दो। i को i से ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, 2 प्लस 3 5i कैप। j को j से ऐड करोगे 5j कैप। अब देखिए साहब, यहां पर हमारे पास में ये वेक्टर आ गया ij फॉर्म में। ij फॉर्म में आ गया।
अब मैं आपको फिर से पीछे लेके जाऊंगा जिससे मैं कोलेट कर सकूं कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है क्या वाकई अप्लाई कर रहे हो। चलो चलते बेटा है, एक बार फिर से चलते पीछे बेटा। और देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई वेक्टर आईजे फॉर्म में ऐसा लिखा है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, √ax² प्लस ay², और थीटा या डायरेक्शन कितना होगा, ay/ax। इस बात को याद रखना, ax वो जो i के साथ है, ay वो जो j के साथ है बेटा, दोनों जगह है ना, ay वो j के साथ है बेटा। तो ये मैग्नीट्यूड हुई और ये डायरेक्शन हुआ। देखो अब यहां बेटा ax बेटा कितना बोलो है 5 और a5 बेटा कितना है 5 है। तो वेलोसिटी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है कितनी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड को हम v से लिखेंगे या हम मॉड ऑफ v से भी लिख सकते हैं ऐसे। आप जानते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चाहे तो ऐसे लिखते हैं चाहे सिंपल अल्फाबेट से लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम चाहे ऐसे लिख दें ऐसे लिख दें, और मैग्नीट्यूड बेटा कितनी है √ax² प्लस ऑफ ay²। तो ये ax 5 है ay 5 है, तो √5² प्लस 5²। इसको तो सॉल्व कर लोगे। आप जानते हैं इसमें तो कॉमन ये कितना हो जाएगा, 5² यहां से कॉमन लिया बेटा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर बाहर 5 आएगा, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, 1 + 1 2, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आप इसे जैसे सॉल्व कर पाए, इतनी तो मैथ सबको आती भाई है ना, स्क्वायर वगैरह आप 8 क्लास से पढ़ना शुरू कर दिए थे, इतनी मैथ सबको आती है। आपको समझ में आया बेटा कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में आ गया हमारे पास में तो हम उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर डायरेक्शन बताओ, अभी नहीं बताऊंगा भाई, पूछा ही नहीं उसने तो अभी नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो अगले क्वेश्चन बताता हूं बेटा आपको मैं। आप समझ गए फिलहाल कि देखो ना कितना आसान हो गया बेटा, यहाँ पे अगर हमें वेक्टर दिया है बेटा इस तरह से तो हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं बेटा। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, मजेदार बेटा क्वेश्चन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आसान से टफ की तरफ बेटा चलते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, छोटा सा। हमें एक वेक्टर बताना है, हमें एक वेक्टर बताना है, एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड a के बराबर हो और डायरेक्शन b के जैसा हो। क्या कहा मैंने, हमें एक नया वेक्टर बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड a वेक्टर के जैसी हो और डायरेक्शन b वेक्टर के जैसा हो। चलो पढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर whose magnitude is same as a vector and direction is same as b vector। दो वेक्टर दिए हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, और हमको एक नया वेक्टर बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड a के जैसी हो और डायरेक्शन बेटा किसके जैसा हो, b के जैसा बेटा हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलो सॉल्व करते हैं भाई। तो हमने कहा मान लो भाई, मान लो वो नया वेक्टर सी वेक्टर है। सी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर आप भूल गए तो बता दूं आपको, ए कैप कितना बेटा होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। किसी का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा, किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, पिछले क्लास से बेटा यूज होना शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो होता है यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे लिखो या सिंपल ए अल्फाबेट से लिखो, आप जानते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए। तो चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो चाहे ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। क्रॉस कर दो तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, जैसे अभी भी कुछ देर पहले बात करी। तो ऐसे अगर सी वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ सी वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू सी कैप, मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन किसका, सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन सी कैप से दिखेगा और मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ सी वेक्टर से दिखेगी बेटा। तो हमने कहा नया वेक्टर मान लो सी वेक्टर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा। देखो फिजिक्स बेटा है साइंस ऑफ असम्पशन, हमें मानना पड़ता है बहुत बार, बहुत ज्यादा मानना पड़ता है, उसमें कभी एतराज मत करो भाई, है ना।
मानने में कभी एतराज ना करो, जैसे कहो मान लो फट से, मान लिया, यस। अब आगे सुनो, ये सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके जैसी है? क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की जैसी है, तो हमने कहा मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, क्योंकि सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। और इसका डायरेक्शन किसके जैसा है? बी के जैसा है, तो सी कैप बी कैप के जैसा होगा। बी कैप बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बी कैप बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। आप समझो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार देखो, जब भी कंफ्यूजन हो चीजों को बार बार रिपीट करना शुरू कर दो। आप समझ लो, जब भी मन में डाउट आए कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो सोच लो कंफ्यूजन होने का मतलब है आपने उस चीज को कम बार रिपीट किया है। जिस चीज में कंफ्यूजन हो उसको 100 बार रिपीट कर लो, कंफ्यूजन भाग जाएगा भाई, जिंदगी में कभी लौट के वापस नहीं आएगा आपके पास। तो कंफ्यूजन को अगर भगाना है तो बेटा क्या करना है? बार बार रिपीट करना है। कंफ्यूजन सिर्फ उन्हीं को होता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, उनको ही होता है जो रिपीट नहीं करते बेटा। जो रिपीट करते हैं उन्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। बार बार रिपीट करो, अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। कंफ्यूजन कैसा? सो बी कैप बी वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब उसका यूनिट वेक्टर है। सी कैप सी वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब उसका यूनिट वेक्टर है। तो क्योंकि जब सी कैप सी वेक्टर का डायरेक्शन बी के जैसा है, तो सी कैप को बी कैप लिख दिया। मैग्नीट्यूड ए के जैसा है तो उसको मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख दिया। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो, सी वेक्टर लिख लिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख लिया। ना बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर, जैसे ये लिखा हुआ है। ऐसे फिर से इसको लिख लिया। अब क्यों कर रहे हैं ये मत पूछना, वो तो अभी सामने समझ में आ जाएगा आपको। तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी मतलब बी कैप इज वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी कैप को निकालना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली बेटा। बी वेक्टर को निकालना पॉसिबल है, डायरेक्ट दे रखा है। मॉड ऑफ बी निकालना पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ ए क्या है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर जो आईजे फॉर्म में दे रखा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैं पीछे फिर से लेके जाऊं आपको, चलो एक बार फिर से चल लेते हैं, थोड़ा तफरी हो जाएगी भाई, है ना, थोड़ा मस्ती हो जाएगी घूमने की। घूम आए भाई पीछे है। वेक्टर अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना इस बात को। और अगर 3D में है, अगर 3D में है ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगी। सो यहां देखो बेटा, अभी तो खैर दो ही है, यहां पे आई जे है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी ए वेक्टर की? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर बेटा कितना है? आई कैप प्लस 5j कैप अपॉन मॉड ऑफ बी, मतलब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? यहां पे बेटा देखो, आई के साथ कुछ नहीं तो कौन है? 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर, और जे के साथ कौन है? 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 13, ये 25 प्लस 1 26। मैंने सही देखा बेटा? कोई गलती हो जाए तो परेशान मत होना, खुद ठीक कर लेना भाई, है ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती, मैंने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूं भाई, तो बुढ़ापे में आप जानते भाई कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं रहती देखो बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है बेटा, है ना, एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन फिर आप जानते हैं ना कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं रहती। आपने सुना होगा ना 60 साल में सठिया गए, तो बस सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा भाई। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक हो जाएगी। हाँ, कॉन्सेप्ट बेटा स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बेटा जो है। तो देखो यहां पर ये वाला वैल्यू बच गई, ये तो हम यहां ले आए इसके नीचे, इसे कैंसिल कर दें, कितना बचा? नीचे कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा, 13 2 जा, तो रूट 2 आ गया और ये वैल्यू आ गई बेटा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमने फाइंड कर लिया एक नया वेक्टर सी जिसकी मैग्नीट्यूड ए के जैसी होगी, गारंटी, और डायरेक्शन बी के जैसा होगा। ठीक है, अगर आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें तो वो ए के जैसी आएगी, और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर निकालें तो वो बी के जैसा आएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा, आप करके देख सकते बेटा, खुद ट्राई करें अब इसको आप, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, अब आप खुद ट्राई करें इसके फर्दर जो है।
ना बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि बोर्ड पे हमें ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर बेटा दिया हमें है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है बेटा, ए और बी वेक्टर दिए हैं, कह रहा इन दोनों वेक्टर में एक वेक्टर जोड़ो, नया वेक्टर कोई जोड़ो, ऐड करो, जिससे हमें रिजल्टेंट मिले y एक्सिस पे। रिजल्टेंट मतलब जोड़, सम। एक नया वेक्टर लो, ए और बी से जोड़ो, ऐड अप करो कि रिजल्टेंट मतलब जोड़ मिले कहां, y एक्सिस पे। तो बताओ वो वेक्टर कौन होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फाइंड अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिव्स अ रिजल्टेंट अलोंग y एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा है। ए दे रखा है बेटा ये, और ये दे रखा है बेटा बी हमारे पास। ये क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो हमने कहा कि वो वेक्टर सी है जिसको ए से जोड़ा और बी से जोड़ा, तो इनका जो सम है, सम मतलब रिजल्टेंट, जोड़ को ही रिजल्टेंट कहते हैं बेटा। सम या डिफरेंस को भी रिजल्टेंट कहते हैं। सम या डिफरेंस को भी रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट मतलब जोड़। अब घटाना भी जोड़ ही होता है एक्सेंस में, माइनस भी एक तरह का प्लस ही होता है बेटा, जानते हैं ना इस बात को आप। कैसे? अगर आपने लिखा 2 माइनस 2, तो आप जानते इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में। तो ये भी जो माइनस है वो भी एक तरह का सम है बेटा, एक प्लस और एक माइनस नंबर का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था। सो बेटा मैं कह रहा था कि सी को ए से और बी से जोड़ दिया तो रिजल्टेंट क्या मिलना है, वाई एक्सिस पे। अरे वाई एक्सिस पे कौन है भाई, जे कैप। तो वो जे कैप की बात करना चाह रहा है बेटा, ये खुद सोचना पड़ेगा कि सी को मान लो सी को हमने जोड़ा ए और बी से, तो रिजल्टेंट कहां है, मतलब सम क्या है, जोड़ क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे कौन होगा, जे कैप होगा, तो जे कैप लिख दिया। आप कहोगे नहीं सर जे कैप कैसे, 2j कैप क्यों नहीं, ये मान सकते हो। लेकिन जब कुछ नहीं कहेगा तो फिर ऐसा मानो जिससे सबका आंसर सेम आए। तो सबका आंसर सेम कब आएगा, जब सब लोग जे कैप मानेंगे। बोलो समझ में आई बात बेटा? यस, आ जाओ। देखो यहां देखो बेटा, इसको उधर लेके जाओ तो सी वेक्टर कितना हो गया, जे कैप माइनस ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, चलो सी वेक्टर ऊपर लिखा, जे कैप लिखा बेटा। अब यहां ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बेटा ए पुट कर दिया बेटा, देखो प्लस ऑफ ये बेटा बी पुट कर दिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं, आसान है बहुत। आई को जोड़ दो, आई प्लस 3i बेटा कितना 4i, 3j प्लस j बेटा 4j, माइनस 2k प्लस 5k कितना प्लस 3k। कर लोगे आप खुद। चलो अब इस माइनस साइन को अंदर लेके जाओ बेटा, तो ये सब माइनस में हो जाएंगे। फिर ये माइनस 4i बचेगा, माइनस 4j प्लस j माइनस 3j, और ये माइनस 3k। आप खुद कर लो बेटा इसको, ठीक है, आसान सी कैलकुलेशन है। तो ये बेटा मिल गया हमें सी वेक्टर, वो वेक्टर मिला जिसको अगर ए और बी से जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट आएगा बेटा कहां पर, वाई एक्सिस पे आएगा। बोलो समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। नाउ बेटा ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन बेटा है, इस टॉपिक का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बेटा है। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें बेटा ये क्वेश्चन आया ना हो इस तरह का, घुमा फिरा के इसी में चेंज करते रहते हैं बेटा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आओ देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। फिर वो नॉर्थ में मुड़ गया, नॉर्थ में घूम गया, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर में, 10 सेकंड में। तो बताओ उसके एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में डायरेक्शन आ गया। अब मैं डायरेक्शन बताना शुरू करूंगा। पिछले किसी भी 3 क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात नहीं कर रखी थी तो नहीं हमने करा। अब लेकिन अगले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्शंस वाले बचाए, तो हर क्वेश्चन में डायरेक्शंस लेंगे हम लोग बढ़िया से। एक बार क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं पहले, फिर दोबारा समझते हैं। A particle moving towards east
with 10 meter per second. Turn towards north with 20 meter per second. In 10 seconds, find the magnitude and direction of average acceleration produced. तो पार्टिकल ईस्ट में जा रहा था 10 से, वो नॉर्थ में मुड़ गया 20 से 10 सेकंड्स में, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। चलो भाई पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग क्या मानते हैं जब आप क्लास में बैठते हो, आजकल तो घर ही बैठ रहे हो भाई, वैसे जब क्लास में बैठते हो तो क्लास में सामने जब बोर्ड को आप फेस करते हो तो सामने डायरेक्शन कौन सा मानते हो आप? नॉर्थ, याद है? पीछे की तरफ अपने साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। भूल गए? आ जाओ देखो बेटा, आप जानते हैं, आप बैठे हो सामने बोर्ड को देख रहे हो तो सामने क्या मानोगे? नॉर्थ। आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। आपके सामने नॉर्थ, आपके पीछे उधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अगर आपको डायरेक्शन में डाउट होता है तो आपने इंडिया के मैप पे कई बार रिवर्स वगैरह वगैरह बनाए होंगे, वो मैप रिकॉल कर लो बेटा, जो इंडिया का मैप है बेटा उस मैप को याद कर लो। ऊपर जो है कश्मीर बना हुआ है भाई, तो कश्मीर कहां बेटा है? नॉर्थ में, याद करो। नीचे इस तरह से वो कन्याकुमारी वाला टिप साउथ हो गया, इधर वो बंगाल लटका हुआ है, असम लटका हुआ है यहां उधर, है ना, तो वो हमारा ईस्ट हो गया। और इधर जो है वो इस तरह का कच्छ का रन गुजरात का, वो बेटा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो याद करना बहुत आसान है मैप के थ्रू, अगर जिन बच्चों को डाउट रहता है तो। सो बोर्ड पे देखो बेटा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ बेटा, ये बोर्ड पे हो गया, सामने बोर्ड पे। नाउ पार्टिकल पहले ईस्ट में जा रहा था, ऐसे बेटा इधर जा रहा था ईस्ट में, तो पार्टिकल पहले ईस्ट में जा रहा था। मान लो वेलोसिटी v1 वेक्टर थी, कितने जा रहा था बेटा बोलो? 10 से, तो उसकी मैग्नीट्यूड 10 है। इधर कौन सा कैप मानते हैं बेटा? आई कैप, तो आई कैप लिख दिया, तो 10 ऑफ आई कैप। क्या इतना समझ में आया बेटा? आप जानते हो ना बेटा, देखो ए कैप क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। हम लोग बार बार इसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस करो तो वेक्टर क्या होता है? ए इंटू ए कैप। तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी? 10। और डायरेक्शन राइट है, राइट में कौन सा कैप? आई कैप, तो आई कैप लिख दिया, 10 आई कैप लिख दिया। इतना समझ आया बेटा? यस। अब आगे सुनो, ये पार्टिकल जाते जाते कहां मुड़ गया? नॉर्थ में, तो उसकी वेलोसिटी नॉर्थ में होगी। ये पहले ईस्ट में थी बेटा वेलोसिटी, अब इसकी नॉर्थ में हो गई। वो v2 वेक्टर हो गई, उसकी कितनी बेटा मैग्नीट्यूड है बताओ? 20। और ऊपर कौन सा कैप होता? जे कैप, तो 20 जे कैप। तो पहले ईस्ट में जा रहा था 10 आई कैप से, फिर नॉर्थ में मुड़ गया, कितने हुए? 20 जे कैप। बच्चे कभी कभी कहते हैं कि सर आपने ऐसे v1 वेक्टर दिखाया, तो आपने ऐसे v2 वेक्टर क्यों नहीं दिखाया? आपने ऐसे v2 वेक्टर क्यों नहीं दिखाया? दिखा लो, क्या प्रॉब्लम है बेटा? चाहे यहां दिखाओ, यहां दिखाओ, ये भी v2 होगा, ये भी v2 होगा। आप यहां से हजारों वेक्टर बना दो, ऐसे ऐसे सारे, ये सारे कौन होंगे बताओ? ये v2 वेक्टर ही होंगे, क्योंकि सारे आपस में क्या है? पैरेलल हैं बेटा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, मतलब राइटिंग मेरी खराब है लेकिन आप समझ रहे होगे, ये सब बराबर लेवल बेटा मानना है यहाँ पे, ये सब बेटा बराबर लेवल पे है यहाँ। तो ये v2 है तो ये भी v2, तो ये भी सारे v2 है। चाहे जहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ। अब यहां बना के मुझे लिखना आसान था तो मैंने बना दिया ऐसे बस, वरना इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहां बनाया या यहां बनाया। जहां जहां बनाओ आपको समझ में आना चाहिए बस, दैट्स इट। बोलो समझ में आई बात बेटा? यहां बनाओ या यहां बनाओ, जहां मर्जी हो बनाओ।
मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अब तो आप समझ लो एक तरह से ये गिवन डायग्राम हो गया कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब हमें पूछा क्या है बेटा, हम वहां चलते हैं बेटा। जो बेटा हमें पूछा बेटा है हम वहां चलते बेटा है। आ जाओ देखो, एवरेज एक्सेलरेशन हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा 9th क्लास से, हमने 11th में बेटा पढ़ा, इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी के जितने फॉर्मूले हैं वो सब वेक्टर फॉर्म में ही एप्लीकेबल हैं। भले ही हम स्केलर फॉर्म में लगाते हैं लेकिन हैं सब वेक्टर फॉर्म में ही वैलिड बेटा। स्केलर फॉर्म में कब होते हैं थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। टाइम आप जानते हैं वो वेक्टर नहीं होता, स्केलर ही होगा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज में चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम। क्या इतना समझ में आया बेटा? यस। अब अगले पेज चलने वाले बेटा हैं। तो v2 इज 20j, v1 इज 10i कैप एंड t इज 10 सेकेंड। ये बेटा याद रखना। सो एक्सेलरेशन एवरेज बेटा वेक्टर जो हुआ 20j कैप माइनस 10i कैप अपॉन 10। 10 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा बेटा हमारे पास में। तो यहां क्या बचेगा? 2j कैप माइनस i कैप। अच्छा, इसको इधर ले आओ बेटा। नॉर्मली i कैप पहले लिखते हैं तो माइनस i कैप पहले ले आए आप। ये बेटा माइनस i कैप, यहां कुछ नहीं तो प्लस 2j कैप। ये बेटा वेक्टर हमारे पास आ गया, i j कैप में बेटा आ गया। अब एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सैर करके आते हैं फर्स्ट पेज की। आप याद करो बेटा, फिर से बेटा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं बेटा। जितना मैंने पढ़ाया उसको मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा जिससे पक्का हो जाए वो बिल्कुल कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर कोई वेक्टर ax i कैप प्लस a बाई जे कैप है तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और उसका जो एंगल होगा टैन थीटा, यहां थीटा जो है बेटा ये एंगल एक्स एक्स के साथ में टैन थीटा होगा ए वाई अपॉन ए एक्स बेटा। तो देखो बेसिकली अभी इसी फॉर्म पे कंसिडरेट कर रहे हैं। अभी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म पे नहीं गए बेटा, ये फर्स्ट पेज पे कर रहे हैं। सेकंड पेज पे जो ये लिखा हुआ था इस पे अभी नहीं गए, और थर्ड पेज पे जो ये था बेटा इसमें थोड़ा सा हमने यूज किया, हल्का फुल्का, अभी कुछ खास ज्यादा यूज नहीं किया, हल्का फुल्का सा बस। इसको भी यूज नहीं किया, अभी यूज करेंगे बेटा इसको हम। तो मैं बेटा कह रहा था कि हमारे पास बेटा वेक्टर इस फॉर्म में दिया है। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। आ जाओ बेटा मैग्नीट्यूड की बात करो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ax यहां पर ये होगा, i के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे? -1, और j के साथ कुछ है, कौन है? 2, तो 2 लेंगे। तो ax -1 हो गया, a बाई 2 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर। माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा बेटा क्या होगा? प्लस होगा। इसलिए मैं कभी भी माइनस नहीं लिखता, यहां पर है तब भी नहीं लिखूंगा। तो माइनस नहीं लिखूंगा सर कभी भी, यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहां कुछ नहीं तो 1 -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 स्क्वायर। तो बेटा ये सॉल्व कर लोगे, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, √5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया एवरेज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज। अब डायरेक्शन देखो, आपको याद होगा टैन थीटा बेटा अभी रिवाइज कराया था, कितना था? ए वाई अपॉन एक्स। लेकिन मैं उसको रटाऊंगा नहीं बेटा, यहां फिजिकली बताऊंगा आपको, जिससे आपको रटना ना पड़े चीजों को। डायरेक्शन रटने से कंफ्यूजन बहुत बेटा होता है, तो मैं उसको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा बेटा। देखो यहां देखो बेटा, बेसिक देखो बेटा, बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत यूज होता है ये। हमें इसका डायरेक्शन निकालना है, कैसे बेटा निकालेंगे वो ध्यान दो बेटा। हमने बेटा ये एक्सिस बेटा बना ली, इधर कौन होगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बना लिया बेटा हमने। अब देखो ये जो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन निकालना है उस पे आ जाओ, पिछले पेज जाते हैं। यहां ये जो डायग्राम शुरू में बनाया था वेक्टर को निकालने के लिए, उस पे नहीं जाना है। इस डायग्राम को अब यूज नहीं करना। इससे हमने एक आंसर निकाल लिया। क्या बेटा आंसर निकाल लिया? हमने ये आंसर निकाल लिया। अब पीछे मत जाना, अब आगे बढ़ना है, ध्यान रखना, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना बस। मतलब इस पिछला यूज नहीं करना। अब ये आ गया, अब इसको यूज करो। ये
ये वेक्टर हमारा आ गया, अब इसको यूज करना बेटा। देखो कैसे यूज करोगे, यहां आई किस में, माइनस में है। अब आप देखिए राइट में कौन सा कैप होता है, आई कैप। हम कहेंगे लेफ्ट में होगा माइनस आई कैप। समझिएगा बेटा, पहले नहीं बताया क्योंकि सब कुछ इकट्ठा बता देने से चीजें हजम नहीं होती हैं, इसलिए मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं चीजों को, जहां जरूरत पड़ेगी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऊपर बेटा कौन सा कैप होगा बताओ, जे कैप। तो बताओ अब नीचे कौन सा कैप होगा, माइनस जे कैप। जैसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस राइट, माइनस एक्स लेफ्ट, नहीं कहते हैं, प्लस वाई ऊपर माइनस वाई नीचे। तो सेम उसी तरीके से आई कैप राइट, माइनस आई कैप लेफ्ट, जे कैप अप, माइनस जे कैप डाउन। के बाद कुछ हजम हुई बेटा, यस। अब आगे सुनो आप, आगे बेटा ध्यान लगाओ। यहां देखो ये आई कैप है, माइनस आई कैप है, इसके साथ यहां बेटा वैल्यू कितनी है, 1। तो आप कहोगे इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बेटा हैं, एक यहां ax, एक बेटा यहां ay। चलो इस बात को एक बार चल के फर्स्ट पेज पे समझते हैं। पहले समझते क्या है, फिर से हम रिकॉल करते हैं उसको, समझ तो चुके ही बेटा हैं, एक बार फिर से करते हैं बेटा। देखो हमने कहा ए वेक्टर क्या है, ax आई कैप प्लस ay जे कैप है। इसको देखो बेटा, फिर इसको लेके वहां जाएंगे हम। तो बेटा ये जो वेक्टर बेटा है, देखो ये वेक्टर हमारा ax वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट कितना है ax, ये वेक्टर है ax आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी ax है। नाउ ये बेटा कौन है बेटा बोलो, ay वेक्टर या ay जे कैप है। तो अगर ये ax वेक्टर है ऐसे, ये वाली वैल्यू ax होगी यहां बेटा, और ये बेटा हमारा बेटा जे कैप बेटा कौन, ay, तो ये हमारा ay है बेटा। तो वेक्टर दोनों के बीच में है, तो वेक्टर दोनों के बीच में है ऐसे बेटा, और ये एंगल मान लो बेटा थीटा है। इस ay को पकड़ के यहां ले आओ, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ay अपॉन बेस ax बेटा। आपको समझ में बेटा, यहां आई कैप के साथ ax है तो आई कैप में ax बनाया, जे कैप के साथ ay है तो जे कैप के साथ ay बनाया। वेक्टर हमेशा दोनों के बीच में बनाओ, ये वेक्टर बेटा जो है बेटा हमेशा दोनों के बीच में बनाओ, क्योंकि ये इनका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मैंने बता चुका हूं बेटा बीच में होता है। ए वेक्टर ax और ay का रिजल्टेंट है, एक वेक्टर अगर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है। ये पिछले क्लास में बातें हुई थी सर। तो वेक्टर हमेशा बीच में होगा, उसका एंगल थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। मैं इसको रब कर दूं, वहां चलते हैं और समझते बेटा। नाउ वापस आओ बेटा, ये जो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन बेटा है, यहां माइनस आई कैप, उसका बेटा वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस आई कैप लेफ्ट होगा, वैल्यू कितनी लिखोगे इसकी 1। अच्छा जे कैप बेटा कहां होगा, ऊपर, उसका बेटा वैल्यू बेटा कितनी 2, तो हमने 2 बेटा ऊपर लिख दी। और जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा इन दोनों कंपोनेंट के बीच में होगा। ये वेक्टर इन दोनों कंपोनेंट का जोड़ है, मतलब रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा ऐसे। इतना समझाया बेटा। अब देखो हमने कहा ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है अपने इस कंपोनेंट के और इस कंपोनेंट के बेटा बीच में होगा, हमेशा बीच में हो गया। इस एंगल को बेटा हमने थीटा मान लिया। अब ये बेटा देखो ये 2 है, ये बेटा 1 है, इस 2 को पकड़ के यहां लेके ले आओ बेटा, ये ट्रायंगल बेटा बन गया हमारा। तो ये 2 है तो बेटा ये भी कितना होगा, 2 होगा। समझ आई बात बेटा। अच्छा ये बेटा कितना बोलो 1। अब पहले एक बार देख लो बेटा, जैसे हमारा ए एवरेज कितना लिखा है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि हम एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है तो हमें लेफ्ट आना पड़ेगा -1 और ऊपर जाना पड़ेगा +2। तो हमारा ये वेक्टर बेटा ए एवरेज वेक्टर हो गया। चाहे जैसे देखो वो बात अल्टीमेट एक ही आना निकल के है। अब देखो हम कहेंगे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा कितना है 2 लिख दिया, बेस बेटा कितना बेटा इसका 1 लिख दिया। तो tan थीटा कितना हो गया 2। और जानते tan थीटा 2 बेटा हमें टेबल से तो पता नहीं है, हम जानते tan 45 1 होता है, tan 60√3 होता है, ये तो पता नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 2, थीटा बचा लिया,
tan इनवर्स 2 लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं मैंने कैसे बताया था, वैसे मैथ्स वाले सर अच्छा बताएंगे। tan को नीचे लाओ फिर ऊपर ला ले आओ, तो पावर कितनी 1 है, ऊपर आ कितना हो देख -1। डन, इतना समझ आया बेटा। अब आगे सुनो, आखिरी बात सुनो बेटा। अब एवरेज एक्सीलरेशन हमने देखा बेटा कि उसकी मैग्नीट्यूड बेटा कितनी आई, √5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, और डायरेक्शन बेटा कितना बेटा आया, थीटा कितना बेटा आया, tan इनवर्स 2 आया। क्या मतलब है समझो बेटा। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो क्या कहोगे, मैं बोर्ड के साथ साथ चल रहा हूं। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हूं। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो क्या कहोगे, क्या मैं बोर्ड के पैरेलल हूं, अलोंग हूं, ये अलोंग था, क्या अलोंग हूं, नहीं, क्या परपेंडिकुलर हूं, नहीं, कहां हूं, ऐसे हूं, ऐसे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे कोई समझेगा नहीं, तो कहोगे मैं बोर्ड के साथ थीटा एंगल पे चल रहा हूं। तो देखो, अगर एवरेज एक्सीलरेशन ऐसे होता तो वेस्ट कहते, ऐसे होता तो नॉर्थ कहते, ऐसा होता तो ईस्ट कहते, ऐसा होता तो साउथ कहते, ऐसा है तो क्या कहते, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। क्या मिडिल में है, नहीं, कहीं बीच में है। अब कहीं बीच में तो कहीं भी हो सकता है, तो उसे कैसे कहा जाएगा, उसे कैसे कहा जाएगा, तो देखो बेटा कैसे कहा जाएगा। हम देख रहे हैं एवरेज एक्सीलरेशन का जो एंगल थीटा लिया वो किससे लिया हमने, वेस्ट से, और किस साइड लिया, नॉर्थ की साइड लिया। तो हम क्या बोलेंगे फाइनल आंसर में, एवरेज एक्सीलरेशन इज √5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट, ये तो हम यहां निकाल चुके हैं, एट tan इनवर्स 2 बेटा एंगल नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप इसको ऐसे याद रखो, यह डायरेक्शन कहने का तरीका बेटा है। एंगल लिखा फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखा। जैसे ये एंगल किससे बन रहा है, वेस्ट से, तो वेस्ट बाद में आएगा, और किस तरफ बन रहा है, नॉर्थ की साइड, तो नॉर्थ पहले आएगा। तो क्या बोलोगे आप, इसे बोल दो थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या थीटा tan इनवर्स है, tan इनवर्स 2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नहीं समझे, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं बेटा इस पे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता वेक्टर, ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ, ठीक, और ये वेक्टर ऐसे बेटा है, तो ये नॉर्थ पे नहीं है, वेस्ट पे नहीं है। आप जान रहे हैं नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो कैसे बोलोगे, मान लो ये एंगल हमारा 30 होता, लेट्स अज्यूम, तो आप क्या बोलते बेटा, 30 डिग्री, क्या बोलते बेटा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते हैं। यहां पे आप बोलते हैं डायरेक्शन जो बेटा इसका है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। एंगल किससे बन रहा है बेटा, वेस्ट से, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो जिससे बनता है वो बाद में, जिस तरफ बनता है वो पहले, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और एग्जांपल लेते हैं, आप और समझेंगे। देखो, मैं एग्जांपल बेटा और लेता हूं, जैसे अगर एंगल ये लेते तो ये एंगल बेटा 60 होता। ऑफ कोर्स अगर आप जानते हैं 30 तो 60 होगा, तो जब आप 60 लिखेंगे तब क्या होगा, देखो बेटा, अगर 60 वाला एंगल लेंगे तो 60 वाला एंगल बेटा किससे बन रहा है, नॉर्थ से, किस तरफ बन रहा है, वेस्ट की साइड। तो आप इसे लिखोगे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आप याद करो, जिससे एंगल बनता है वो बाद में लिखते हैं बेटा, है ये बहुत आसान है। जिससे एंगल बनता है वो बाद में, 3 बार बोलो, जिससे एंगल बनता है बाद में, जिससे एंगल बनता है वो बाद में लेते हैं, जिस तरफ बनता है वो पहले। तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, आप समझ गए होगे। चलो एक मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये ऐसे बेटा है और ये 30 डिग्री बेटा है, बताओ इसे क्या बोलोगे आप बताओ, मैं लिखता हूं, बताओ। बहुत बढ़िया, आप बोलोगे 30 डिग्री क्या बेटा बोलोगे, साउथ ऑफ ईस्ट। क्यों, क्योंकि एंगल किससे बन रहा है, ईस्ट से, ईस्ट बाद में आएगा। किसके साथ साथ बन रहा है, साउथ, तो साउथ पहले आएगा, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा, अब एक बात और पूछ लूं आपसे मैं, देखो ये एंगल ऐसे बेटा है, यहां ये वेक्टर ऐसे मान लो है बेटा, ये एंगल 45 है, क्या बोलोगे बताओ, 45 डिग्री किससे बन रहा है, ईस्ट से, किस तरफ, नॉर्थ, तो क्या बोलोगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आप देख रहे हैं ये नॉर्थ से भी बन रहा है 45, तो इसी को 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ही बोल सकते हैं।
तो इस झंझट से बचने के लिए ऐसा नहीं बोलते, इसे सिंपल बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं बेटा। है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं सिर्फ। अगर एंगल बीच में है, 45 है कहीं भी, यहां है तो नॉर्थ ईस्ट, यहां है तो साउथ ईस्ट, यहां है तो नॉर्थ वेस्ट, यहां है तो साउथ वेस्ट। क्या समझ में आया बेटा बात? अदरवाइज 45 डिग्री, और जब 30 डिग्री 45 जो भी एंगल है, 60 डिग्री जो भी एंगल बोलेंगे बेटा। और जब 45 है तो सिंपल नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। और अगर वो 30 डिग्री कुछ है तो फिर वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलेंगे, या tan इनवर्स 2, अगर नहीं निकाल सकते tan इनवर्स 2, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलेंगे हम। क्या समझ आया बेटा? अच्छा एक बात सुनो, नॉर्थ ईस्ट को क्या हम ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट अगर है यहां, क्या उसे ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं? यस और नो? अच्छा एक बार करो, एक बार जरा आप बोलो नॉर्थ ईस्ट, बोला आपने? एक बार बोलो ईस्ट नॉर्थ, बोला? किस में ज्यादा मजा आपको आया? नॉर्थ ईस्ट कहने में? यस। तो मजे लेने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, बोलने को तो हम ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं बेटा है, लेकिन अब अंदर टंग में आसानी कहां में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। उम्मीद है आपको बेटा ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन बेटा बताना है। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है बच्चों को, और इसमें बार बार क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। तो हमने बेटा सारा डील कर लिया, इसे बार बार करके बेटा है। छोटे से क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम बेटा हमें लगाया, इसलिए कि आप वो किससे क्लियर हो जाए। अब अगले 2-3 क्वेश्चन करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं बेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, सब अब एक जैसे ही है, उसी कॉन्सेप्ट के बेटा आसपास घूम रहे हैं। आ जाओ देखते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, क्वेश्चन है बेटा, सुबह सुबह का टाइम था, आप पार्क के गेट पे पहुंचे ए पॉइंट पे, चलना शुरू किया आपने, आप पहुंचे बी पे। बताओ किस डायरेक्शन में गए आप? ईस्ट में। गुड, आप ईस्ट में गए। कितने मीटर? 10 मीटर। अब 10 मीटर चलने से कोई दिल थोड़ी भरना था। आपने बी पॉइंट से फिर आगे चले बेटा सी पॉइंट पे। बताओ किस तरफ चले? आप देख रहे हो बेटा ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ये बेटा कौन सा बेटा? नॉर्थ। तो आप चले दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट। मैं अभी बता भी रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट चले, मतलब कितने एंगल पे? 45 पे। तो आप नॉर्थ ईस्ट चले कितने मीटर? 20√2 मीटर। अभी भी दिल नहीं भरा, तो आप फिर सी से डी आए। किस तरफ आए बताओ बेटा? साउथ में आए। कितने मीटर? 25 मीटर। 25 मीटर, और डी पॉइंट पे आके रुक गए। बताओ आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ते मिटाएं। अ मैन मूव्स अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू डी एज शोन, दिखा रखे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको जो यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है, उसका बेटा डायरेक्शन बताना है। डन? क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? अब शुरू करते हैं। आप जानते हैं घूम फिर के जो जाना था उसके अगर हम सीधे जा सकते थे बेटा, तो ये हमारा जो सीधे है वो डिस्प्लेसमेंट होगा ए डी। ना हम गए कहां? पहले बेटा गए ए से बी गए, फिर बेटा कहां गए? बी से सी गए, बेटा फिर कहां गए बेटा? सी से डी गए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था बेटा कि जैसे अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, हमने ये रास्ता लिया, तो इस बेटा वेक्टर कौन सा पड़ा बताओ? एडी वेक्टर पड़ा। अगर हम ये रास्ता ले रहे हैं तो इस पे कौन सा वेक्टर पड़ा? ए बी वेक्टर। फिर बेटा कौन सा पड़ा बताओ? बी सी वेक्टर। बेटा फिर बेटा कौन सा पड़ा बताओ? सी डी वेक्टर। तो इस रास्ते से जितने वेक्टर पड़े उन सबको जोड़ दो, वो उनका जो सम है, जोड़ है, वो इस वेक्टर के, इस रास्ते के वेक्टर के बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 हैं, तो उसे ट्राइंगल रूल कहेंगे, ट्राइंगल बनेगा। अगर मोर देन 2 है तो उसे पॉलीगन रूल कहेंगे। आप याद करो बेटा वेक्टर के पहले क्लास में ट्राइंगल रूल, पैराग्राम रूल, पॉलीगन बेटा रूल की बात हुई थी। तो पॉलीगन मतलब मल्टी बेटा, जैसे ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल, जिसमें ट्राइंगल तो नहीं मतलब जिसमें मल्टीपल साइड्स हो, ट्राइंगल से बड़ा हो गया तो पॉलीगन बेटा हो गया। तो अगर ये वेक्टर मोर देन 2 वेक्टर का सम है, जोड़ है, तो बेटा हम इसे पॉलीगन रूल कह देंगे बेटा।
क्या मेरी बात समझ गए बेटा? तो ये पॉलीगन रूल, अगर रूल है तो पॉलीगन रूल कहा जाएगा, क्योंकि यहां 2 से ज्यादा वेक्टर जोड़ रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए हो बेटा? मैंने क्या कहा कि अगर आप वेक्टर को देखना चाहते हैं तो 2 पॉइंट चूज कर लीजिए। आप इस रास्ते से आए, सिर्फ एक वेक्टर पढ़ा, एडी वेक्टर। ये वेक्टर जो होगा इस रास्ते से पढ़ने वाले सारे वेक्टर का सम होगा। अगर यहां 2 आएंगे तो ट्रायंगल रूल हो जाएगा, और मोर देन 2 आएंगे तो उसे पॉलीगन रूल कह देंगे आप। अच्छा, ये जो बेटा यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हम डी वेक्टर बेटा बोलते हैं, तो एडी वेक्टर को बेटा हम डी वेक्टर बोल सकते हैं। डन। अब हम बात करेंगे बेटा ए बी वेक्टर, बी सी और सी डी वेक्टर, वेक्टर को लिखने की बेटा बात करेंगे। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा सेकेंड पेज वाला जो हमने पीछे पढ़ा वो बेटा यूज होगा, वो बेटा यूज होगा, तो हम वहां चलते हैं बेटा। एक बार रिवाइज करते बेटा है। जैसे हमने कहा आपसे, अगर ये वेक्टर इस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो उसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप वेक्टर फॉर्म में, आई फॉर्म में, आई जे फॉर्म में। इस तरफ है तो उसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। लेकिन अगर वो बीच में है तो कैसे लिखते हैं, वो हमने सेकंड पेज सीखा। हमने यहां क्या सीखा बेटा, आप याद करें बेटा। अगर ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए है, इसका एंगल थीटा है एक्स एक्सिस से, तो उसका थीटा की साइड जो कंपोनेंट है क्या होगा, वो ए कॉस थीटा, जो बेटा हमने इससे बेटा सॉल्व किया था। अदर साइड कंपोनेंट बेटा क्या होगा, ए साइन थीटा। ए इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर की और थीटा इसका बेटा एंगल है। तो ये कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस पे है, आई कैप पे है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप। और ये कंपोनेंट कहां है, जे कैप पे, तो इसे लिखेंगे ए साइन थीटा जे कैप। और जो नेट वेक्टर ए होगा वो इन दोनों का सम होगा। क्या मेरी बात समझ पाया बेटा? मैं फिर से एक बार आपको अलग से शॉर्ट में समझाता हूं बेटा। देखो, जैसे अगर मान लीजिए एक वेक्टर है इस तरफ ए मैग्नीट्यूड का, तो उसे क्या लिखो बेटा, ए कैप लिख दोगे आप सीधे, ठीक। अगर कोई वेक्टर यहां की बजाय यहां होता ए मैग्नीट्यूड वाइज, तो ऊपर की तरफ है तो उसे क्या लिखते हैं बेटा, ए जे कैप लिख देते हैं आप। बात समझ बेटा? अगर वो यहां होता ए, एक बार में एक को देखो, तो ए आई कैप लिखते। अगर वो ऊपर होता तो क्या लिखते, ए जे कैप लिखते। लेकिन अगर वो ऐसे है, यहां ए है बेटा, उसकी बेटा वैल्यू ए है और ये एंगल थीटा है, तो आप कहते हैं इस वेक्टर का ये कंपोनेंट जो होता है बेटा वो कितना होता है, ए कॉस थीटा। और इसका ये कंपोनेंट कितना होता है, ए साइन थीटा। तो कहते हैं ए कॉस थीटा आई कैप होगा, ए साइन थीटा जे कैप होगा। और वेक्टर जो होगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? हम फिर से आगे चलते बेटा है, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे। आ जाओ बेटा, देखो यहां ये सब पॉइंट बेटा यूज होगा। देखो एडी वेक्टर को बेटा हमने क्या लिखा, डी वेक्टर लिखा बेटा। फिर से बेटा वहीं आ गए अपने क्वेश्चन पे, डी वेक्टर लिखा। ए बी वेक्टर देखो बेटा, ये जो ए बी वेक्टर बेटा है ये राइट साइड है, आप जानते हैं ना बेटा। इधर बेटा कौन सा कैप है, आई कैप। इधर बेटा कौन सा कैप है, जे कैप। तो किसके लॉन्ग है, आई कैप के लॉन्ग है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 10, तो इसे सीधे क्या लिखोगे, 10 आई कैप। सो इजी, कितना आसान है बेटा। देखो 10 आई कैप लिख दिया। अच्छा, बीसी को बाद में लिखेंगे, पहले सीडी लिखते हैं बेटा। सीडी को देखो बेटा, सीडी देखो, सीडी की मैग्नीट्यूड बेटा कितनी है, 25। और सीडी जा कहां रहा है बेटा, नीचे। तो नीचे कौन सा कैप होगा, ऊपर कौन सा कैप है, जे कैप। तो नीचे कौन सा कैप होगा, माइनस जे कैप। तो सीडी को लिखोगे 25 ऑफ माइनस जे कैप, 25 ऑफ माइनस जे कैप, क्योंकि 25 मैग्नीट्यूड है और नीचे है माइनस जे कैप, तो 25 ऑफ माइनस जे कैप। अब बेटा आप इसको देखो, बीसी को देखो बेटा, ये जो बीसी बेटा ऐसे जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट बेटा एक्स एक्सिस पे ऐसे होगा, एक कंपोनेंट बेटा वाई एक्सिस पे ऐसे होगा। ये एंगल थीटा बेटा कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि मैंने इसको नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। हमेशा किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे ऐसे, वाई एक्सिस पे ऐसे।
तो जो एक्स एक्सिस वाला बेटा है ये क्या होगा बेटा, थीटा की साइड क्या होगा, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू कितनी है 20√2, तो आप लिखोगे 20√2 cos 45 इंटू वाई कैप, ये हो जाएगा 20√2 cos 45, ये साफ नहीं आ रहा बेटा, यहां नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझा दूंगा ऐसे ही। तो आप समझ रहे हैं बेटा है, ये जो बेटा कंपोनेंट बेटा है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, ए cos थीटा, ए की बेटा वैल्यू कितनी है 20√2, थीटा बेटा कितना होगा 45, और डायरेक्शन बेटा कौन सा आई कैप, तो आई कैप लिख देंगे हम। और उसी तरीके से मैं इसको रब कर दूं बेटा, ये बेटा कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा इंटू जे कैप, ये ए, तो ए साइन थीटा जे कैप, ए कौन बेटा 20√2, थीटा कितना 45, आ जाओ बोर्ड पे, तो बीसी वेक्टर को लिखा बेटा, ये जो बेटा बीसी वेक्टर है इसको टुकड़े में तोड़ा, क्यों, क्योंकि ना ये एक्स पे था ना ये वाई पे था, जो वेक्टर एक्स पे था उसे तो 10 आई कैप लिख दिया, जो नीचे वाई पे था उसे माइनस या 25 माइनस जे कैप लिख दिया, लेकिन जो वेक्टर ना एक्स पे था ना वाई पे था उसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ध्यान रखो, जो एक्स पे होगा उसे ऐसे लिखोगे आई कैप में, जो जे पे होगा, जो वाई पे होगा सर जे में लिखोगे, ऊपर है तो प्लस जे, नीचे तो माइनस जे है, ठीक है, और लेकिन जो ना एक्स पे होगा ना वाई पे होगा उसी को कंपोनेंट में तोड़ोगे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो थीटा की साइड वाला ए कॉस थीटा, अदर साइड वाला ए साइन थीटा बेटा, तो ए मतलब ये वैल्यू 20√2 और थीटा 45 है, तो 20√2 cos 45 राइट है तो आई कैप, और ए साइन थीटा, ए 20√2 है, थीटा 45 है, तो ए साइन थीटा इज 20√2, अरे बेटा मैंने मिस्टेक कर दी फिर से, सॉरी, चेंज कर देता हूं इसको, (20√2 साइन 45 साइन थीटा इंटू जे कैप बेटा, कितना समझ आया बेटा, तो हमने क्या हुआ, ए बी राइट साइड है, मैं 10 है 10 आई कैप, इसको कंपोनेंट में तोड़ा क्योंकि ना एक्स पे है ना वाई पे है, तो एक एक्स पे कंपोनेंट एक वाई पे कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में लिखा, और ये सीधा नीचे की तरफ है तो 25 माइनस जे कैप बेटा, क्लियर, ये आसान बेटा बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे बहुत काम आने वाला बेटा है, हम बहुत बार ऐसा करेंगे। अब आगे सुनो, 10 आई कैप लिखा, cos 45 होता है 1/√2, मैंने टेबल पढ़ाई बेटा आपको रटाई थी, तो cos 45 1/√2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल होगा, 20 बचेगा, आई कैप बचेगा 20 आई कैप। अच्छा ये बेटा यहां पे sin 45 भी 1/√2 होता है, ये √2 कैंसिल होगा, 20 जे कैप बचेगा, और ये -25 जे कैप बचेगा, ये -25 जे बेटा जे कैप बचेगा। अब ये सॉल्व कर लो, आई 30 आई बेटा हो जाएगा, आगे याद रखना, और 20 जे -25 जे -5 जे बचेगा, अगले पेज जाएंगे बेटा, हम ध्यान रखेंगे। नाउ डी वेक्टर बेटा कितना हुआ 30 आई कैप -5 जे कैप, 30 आई कैप बेटा -5 जे कैप बेटा यहां पे आ जाएगा, वो पीछे से देख ले बेटा। अब ये बेटा वेक्टर आ गया, अब हमें क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें इसका डायरेक्शन बेटा निकालना है, बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना। अब बहुत आसान है बेटा, हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन किया हुआ है। डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डी लिखेंगे, कितना होगा √ आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर, माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर उससे प्लस कर देगा, तो इसका 900 हो जाएगा 25, तो √925 मीटर। अब डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन के लिए मैं कहा था जब ये वेक्टर आ जाए तो उसी से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना बेटा, ये आपको बात याद होगी, उससे पीछे नहीं जाना बेटा, इसी से चलना है। तो चलो आगे देखो कैसे करोगे। ये डी वेक्टर आया 30 आई कैप -5 जे कैप, तो आप सोचो ये डी वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, दो टुकड़े हैं, एक आई कैप पे 30 है तो आई कैप पे 30 है बेटा, और एक -j कैप पे 5 है, तो -j कैप कहां होगा नीचे, उसमें बेटा 5 है। आई कैप राइट में 30 और जे कैप यहां माइनस में है, तो 5 वैल्यू उसकी वैल्यू नीचे लिख देंगे हम, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा इन दोनों टुकड़ों का रिजल्टेंट होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा, ऑलवेज, हमेशा, बिना किसी एक्सेप्शन के। ये वेक्टर जब भी ऐसा होगा हमेशा दोनों के बीच में बेटा होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बेटा दोनों के बीच में आ गया। अब देखो एंगल थीटा बेटा हमने ये वाला ले लिया, आप ये वाला ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 को पकड़ के सर यहां ले आओगे, 30 को मैं रब कर दूं यहां से,
ये 30 यहां लिख देता हूं। 5 को पकड़ बेटा यहां ले आओगे तो 5 हो जाएगा बेटा। अब देखो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये वाला इसके बराबर होगा 5 अपॉन बेस 30, तो tan थीटा होगा 5/30 दैट इज 1/6। तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 1/6। अब लिखो कैसे, आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, 925 मीटर। डायरेक्शन अब आप बताओ। आप देखो बेटा ये ईस्ट दिख रहा है आपको, ये साउथ है, तो एंगल बेटा हमने किससे लिया, ईस्ट से। किस तरफ लिया, साउथ की तरफ लिया वो बेटा है, तो क्या बोलेंगे कितने डिग्री, tan इनवर्स 1/6 साउथ ऑफ ईस्ट। मैंने आपको रटाया था कि जिससे एंगल लेते हैं वो बाद में होता है पहले होता है, बाद में होता है। किससे एंगल लिया गया बेटा है, ईस्ट से, तो ईस्ट बाद में होगा। किस तरफ लिया गया है, साउथ की तरफ, तो साउथ पहले होगा। tan इनवर्स 1/6 साउथ ऑफ ईस्ट। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस एंगल पे बेटा हुआ, इस डायरेक्शन में बेटा हुआ, डायरेक्शन यहां है। अब ऐसे होता तो ईस्ट बोल देते, ऐसे होता तो साउथ बोलते, दोनों के बीच में है, मिडिल में नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इतने डिग्री, tan इनवर्स 1/6 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, जिससे बनता है उसे बाद में लिखते हैं। इन क्वेश्चन को बेटा बार बार घिसना है, बार बार घिसना है बेटा। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर बेटा, वेक्टर में डाउट नहीं आएगा। ध्यान रखो बेटा 11th में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बेटा, क्योंकि वेक्टर ही वो सबसे पहला चैप्टर है, टॉपिक है जिसमें बच्चों को परेशानी होती है। ये आपने पक्का कर लिया, आगे की परेशानी अपने आप हल हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेटा न्यूटन्स लॉ आता है। न्यूटन्स लॉ क्लियर कर लिया, क्लियर पूरी फिजिक्स। दो ही चीजें हैं फिजिक्स में परेशान करने वाली बेटा, एक वेक्टर और एक न्यूटन्स लॉ। वेक्टर को इतना घिसो परेशानी खत्म, और आगे फिर न्यूटन्स लॉ को बस इतना ही घिसना आपको है, क्योंकि दो ही चीजें बस परेशान करने वाली। मैंने आपसे कह दिया बेटा, वेक्टर पहले घिसना है, खूब जम के घिसना बेटा है, ये क्लियर तो आगे बहुत सारी फिजिक्स क्लियर, फिर न्यूटन्स लॉ क्लियर तो सब कुछ क्लियर। फिर नाउ आज का बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा देखो, पढ़ो जरा एक बार तो, और देखो फिर सब कुछ कितना आसान आपको लगना शुरू हो जाएगा। कह रहा है बेटा कि इंसेक्ट है, पहले 3 मीटर मूव किया ईस्ट में, फिर 4 मीटर बेटा मूव किया साउथ में, और 12 मीटर बेटा अपवर्ड मूव किया। बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैग्नीट्यूड बताना है और उसका डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड बेटा बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार है। एन इंसेक्ट मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 meter towards south and 12 meter upward. Find the magnitude and direction of displacement. अब बेटा देखो यहां पर थोड़ा फर्क आ गया बेटा क्वेश्चन में। जो पिछले बेटा क्वेश्चन थे वो 2 डायमेंशन में थे, ये बेटा 3 डायमेंशन में। कैसे, आओ देखिए बेटा। आप जानते हैं आपके सामने नॉर्थ होता है, पीछे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है बेटा। ये सबको पता है इस बात को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इधर क्या अप, इधर क्या डाउन, तो ये 3D में हो गया बेटा। उसने ईस्ट वेस्ट की बात करी है और उसने अप की बात करी, तो बेटा 3 डायमेंशन की बात हो गई। तो अगर हम यहां सोचे, जैसे मान लीजिए पेन का टिप जो बेटा ओरिजिन है, तो पहले इंसेक्ट बेटा कहां गया, ईस्ट में, पहले इधर गया, फिर साउथ में मतलब आपकी तरफ गया, फिर बेटा अप गया, तो 3D हो गया। पहले ईस्ट फिर साउथ फिर अप गया, तो 3D बेटा हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब दिमाग में उठाना कि 3D कैसे है, बस ये बात है। तो यहां बेटा बोर्ड पे आ जाओ। बोर्ड पे इतना क्लैरिटी नहीं आएगी, जो सामने बताया बेटा वो ज्यादा क्लियर करेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बेटा अप मानो, इसके पीछे डाउन मानो बेटा। तो यहां थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझ पाएंगे बेटा। देखो पहले बेटा ओरिजिन पे था, ए पॉइंट पे, वो ईस्ट में गया कितने मीटर, 3 मीटर, फिर साउथ में गया बेटा कितने मीटर, 4 मीटर, और फिर बाहर की तरफ बेटा आया कितने बेटा मीटर बताओ, 12 मीटर। तो पहले ईस्ट गया ए से बी, साउथ गया बी से सी, बाहर आया सी से डी।
तो डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्चुअल उसका ये हुआ एडी वेक्टर बेटा। तो सोचो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आते नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो ये वेक्टर बेटा एडी वेक्टर होता, और इस रास्ते पे आते तो पहले कौन पड़ता, ए बी, फिर कौन पड़ता बी सी बेटा, फिर कौन पड़ता सी डी, तो वो होता ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। बताओ कौन सा रूल, गुड, पॉलीगन रूल। यहां से यहां है सिर्फ एक वेक्टर एडी पड़ा, और इस रास्ते पे जितने वेक्टर पड़े हैं सबको बेटा जोड़ दो। अगर दो से ज्यादा जोड़ रहे हैं तो आप उसे पॉलीगन रूल बोलेंगे, दो जोड़ रहे हैं तो आप ट्रायंगल रूल सर बोलेंगे, ट्रायंगल बनेगा वहां पे। अब आगे सुनो बेटा, इस वेक्टर को बेटा हम डी वेक्टर मान लें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लें यहां पे, तो एडी वेक्टर को डी वेक्टर मान लिया जो हमें निकालना है। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो, ये जो ए बी वेक्टर बेटा है कहां है, ईस्ट की तरफ है, कितने मीटर गया 3, कौन सा कैप इधर होता है आई कैप, 3 आई कैप सीधे। नाउ बीसी कहां बेटा, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, इधर नॉर्थ में कौन सा कैप होता है जे कैप, नीचे कौन सा होगा माइनस जे कैप, तो -4 जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है। हम इसे 4 ऑफ माइनस जे कैप भी लिख सकते थे। अच्छा आगे बेटा, सी डी बेटा बाहर की तरफ है, बाहर बेटा कौन सा बेटा होगा, जेड एक्सिस होगा, कौन सा कैप होता है के कैप, तो इसे लिखेंगे 12 ऑफ के कैप बेटा। इधर गया 3 आई कैप, इधर गया -4 जे कैप, ऊपर गया +12 के कैप बेटा। देखो 3D में आ गया बेटा। अब एक बार लास्ट टाइम बेटा, लास्ट टाइम लगभग एक बार हम रिवाइज, आज का लास्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम नहीं, आज का लास्ट टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं पेज नंबर 3 पे 3D में क्या होता है सर। 3D में बेटा हमने पढ़ा था कि अगर हमारा वेक्टर ए है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड बेटा के कैप है, उसे लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए जेड ए कॉस गामा के कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड होती है √x² प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बेटा, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो। और यहां कॉस अल्फा कितना होता है याद रखना बेटा, आगे काम आएगा, एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा कितना होता है ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा कितना होता है ए जेड अपॉन ए। तो अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा बेटा है तो उसकी मैग्नीट्यूड ये वाली होगी, और एंगल बेटा अल्फा बीटा गामा होंगे उसके, अल्फा एक्स से एंगल है, बीटा वाई से एंगल है, गामा जेड से एंगल बेटा है। ये सब बातें मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में बेटा। अगर आप भूल गए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लेंगे आप। तो कॉस अल्फा एक्स अपॉन ए है, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा बेटा कितना ए जेड अपॉन ए है। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं वहीं जाते बेटा हैं। देखिए डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड डी है, डी कितनी होगी √3² प्लस 4² माइनस साइन ले लिया, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, प्लस 12²। सॉल्व कर लें बेटा इसको आप जानते हैं 3² 9 प्लस 16 25 और ये 144। जब बेटा सॉल्व करेंगे तो 13 वैल्यू आ जाएगी। इतना आप कर सकते हैं, उम्मीद है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ये मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास, जो वेक्टर था बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे डी वेक्टर, उसकी बेटा मैग्नीट्यूड आ गई। अब डायरेक्शन की बात करें, जब 3D में बात करते हैं, जब बेटा 3D में बात करते हैं, 3D है बेटा यहां पे, तो डायरेक्शन में साउथ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट नहीं बोलते हैं। जब 2 डायमेंशन में बात करते हैं तो साउथ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट बेटा बोलते हैं। 3 डायमेंशन में क्या बोलते हैं, आओ देखो बेटा, अभी पीछे रिवाइज किया, कॉस अल्फा कितना होता है एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। जरा एक बार पीछे से हम लोग डिसाइड कर लेते, चलो सर यही लिख लेता हूं मैं इस बात को। हमने पीछे देखा बेटा कि डी वेक्टर बेटा हमारे पास कितना है 3 आई कैप -4 जे कैप और प्लस 12 के कैप, इतना बेटा हमारे पास है। और डी की बेटा वैल्यू कितनी बेटा आई थी हमारी 13। तो डी वेक्टर अगर ए वेक्टर होता तो डी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए होती 13, ये ए एक्स होता, ये ए वाई होता और ये ए जेड होता। जो 3 है वो ए एक्स होता, -4 ए वाई होता और 12 जो है ए जेड होता। और डी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए की मैग्नीट्यूड मतलब ए होती। आ जाओ वापस, कॉस अल्फा कितना होगा ए एक्स अपॉन ए, एक्स बेटा कौन है ये जो आई के साथ है, और ए मतलब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब 13, तो 3/13। तो अल्फा बेटा कितना होगा कॉस इनवर्स 3/13। नाउ सेम कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए,
ए वाई वो है जो जे के साथ है, कौन है बेटा वो, -4, तो -4 बाई ए बेटा मैग्नीट्यूड है इसकी वेक्टर की, दैट इज 13 है, तो अल्फा बीटा कितना होगा, कॉस इनवर्स -4/13। अच्छा, कॉस गामा कितना होगा, AZ अपॉन ए, AZ कौन है जो k के साथ है, a कौन है, d वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये अगर a वेक्टर होता तो इसकी मैग्नीट्यूड a होती, तो वो 13 होगी, 12/13, तो गामा कितना होगा, कॉस इनवर्स 12/13। हम समझ रहे हैं बेटा कि अल्फा क्या है, a वेक्टर का, जिस वेक्टर का जो भी ले रहे हैं उसका x एक्सिस से एंगल है, बीटा क्या है, y एक्सिस से एंगल है, गामा क्या है, z एक्सिस से एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे फाइनली बेटा आंसर के फॉर्म में कि डिस्प्लेसमेंट इज 13 मीटर एट एन एंगल ऑफ cos इनवर्स 3/13, cos इनवर्स -4/13, cos इनवर्स 3/13 विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एक्सिस। एक्सिस गलत है, सही है, सही है बेटा, ये जब प्लूरल होगा तो ax es लिखा जाएगा, एक्सिस लिखा जाएगा, सिंगुलर होगा तो एक्सिस लिखा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली बेटा। तो जब 3D होगा तो बेटा जो डायरेक्शन है बेटा वो x, y और z के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, और जब 2D है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट बेटा बोला जाएगा, ये ध्यान रखिए बेटा। 3D में फिर से बता दूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं बेटा। मैंने कहा आपसे कि जब ये 2 डायमेंशन है तो यहां पे एंगल tan थीटा जो भी है, tan इनवर्स जो भी है, या 30, 40 है, साउथ ऑफ ईस्ट बोला जाएगा जब 2D है। जब 3D है तो वहां साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं बोल सकते, वहां तीनों डायरेक्शन देना पड़ेंगे, तो आपको 3 एंगल लेना पड़ेंगे x, y एंड z के साथ में डायरेक्शन बताने के लिए। एक लास्ट पॉइंट और क्लियर कर दूं, हो सकता है आपको डाउट आ रहा हो, पूछना चाह रहे हो बेटा, क्या डाउट आ रहा है। आपने देखा यहां पे हमने बीटा कितना लिखा, cos इनवर्स -4/13, उसको हमने यहां लिखा भी बेटा, जबकि पिछले पेज अगर हम जाएं तो यहां आप देख रहे हैं कि j किस में था, माइनस में, 5 माइनस में था, लेकिन हमने इसको +5 लिखा। उससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया, तो आपके मन में भी सवाल आ रहा हो कि सर आपने यहां इसको माइनस क्यों नहीं लिखा, जबकि अगले क्वेश्चन में आपने यहां पर आपने माइनस लिखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो बहुत आसान है, बता दूं मैं आपको। देखो पिछले क्वेश्चन आओ, यहां देखो क्यों नहीं लिखा माइनस साइन हमने बेटा। यहां पे आप अगर फाइनल आंसर देखो तो इसमें लिखा साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट मतलब राइट, राइट मतलब +i, साउथ, साउथ मतलब नीचे, नीचे मतलब -j बेटा। तो जो हमने यहां साउथ लिख दिया तो मतलब नीचे है। अगर हम यहां भी माइनस साइन लेते और साउथ भी लेते तो बड़ा कंफ्यूजन होता। आप जानते हैं माइनस माइनस क्या बेटा बन जाता है, प्लस, तो या तो माइनस लो, एंगल लिख दो, या फिर साउथ ऑफ ईस्ट लिखा तो माइनस साइन लेंगे, क्योंकि साउथ अपने आप में नीचे शो कर रहा है और नीचे मतलब -j बेटा। क्या मेरी बात समझ गए। तो जब आप साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ लेंगे तो यहां जो वैल्यू होगी बेटा 5, वो विदाउट साइन जाएगी, उसमें साइन नहीं लेंगे, क्योंकि साउथ अपने आप में कह रहा है नीचे है। क्या समझ पा रहे बात को बेटा, साउथ अपने आप में क्या कह रहा है, नीचे है। ये -5 भी वही कह रहा है, -5j कहां है, नीचे, और साउथ भी वही कह रहा है। तो एक ही बात लो, या तो साउथ लो या माइनस साइन लो, क्योंकि साउथ लेना है, एग्जाम में आता है वैसे, तो हम माइनस साइन नहीं लेंगे 2 डायमेंशन में। लेकिन 3 डायमेंशन में जब हम गए तो यहां साउथ तो लिखा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा नीचे है। तो ये माइनस साइन बताएगा वो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है बेटा। बोलो समझ में आई। तो सिंपल बात है, 3D में साइन लेंगे, एंगल्स में साइन लेंगे, 2D में साइन नहीं लेंगे, क्योंकि साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट अपने आप बता देता है साइन को बेटा। क्लियर। बेसिक बेटा हमने कंप्लीट कर दिया। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचा है, उसे खत्म करते हैं और बात खत्म करते हैं बेटा आज की हम लोग। क्वेश्चन बेटा ये है, पढ़ के देख लेते हैं बेटा। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। तो आसान सा बेटा क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग बेटा थ्योरी पढ़ी थी हमने, उसी पे जस्ट बेटा बेस क्वेश्चन बेटा है ना। जो 3D वाली थ्योरी पढ़ी थी उस पे बेस क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। ठीक है। अब बहुत आसान बेटा, थ्योरेटिकल बेटा। देखो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, लिख भी लिया बेटा। वी नो ए वेक्टर इज ax i कैप, ay j कैप, az k कैप 3D में।
ए की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, याद होगा बेटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू याद होगी। कॉस अल्फा कितना होता है? ए एक्स अपॉन ए। कॉस बीटा कितना होता है? ए वाई अपॉन ए। और कॉस गामा कितना होता है? ए जेड अपॉन ए। ये 3D वाले में ये बात हमने पढ़ी थी, 2-2 3-3 बार बेटा हमने रिवाइज किया बेटा इस बात को, ठीक है। हम इसकी मदद लेंगे बेटा। इसको आप इक्वेशन 1 2 3 मान सकते हो बेटा। एक काम करते हैं, इन 1 2 3 को स्क्वायर करके बेटा एडअप कर देते हैं। इस 1 2 3 को स्क्वायर करके बेटा एडअप कर देते हैं। आ जाओ देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऐड कर दिया, पहले स्क्वायर के फिर एडअप कर दिया। राइट साइड में बेटा कौन था इसका? देखो एक्स अपॉन ए, एक्स वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए, इनको भी स्क्वायर करके एडअप कर दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा। इसको देखो बेटा, ये पिछले पेज पे जाके देखो, हमारा ए कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बेटा है। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहां बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देखिए अगले पेज पे कि इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, ये हमने पिछले पेज से देखा बेटा, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, ये पिछले पेज पे देखा हमने। और ये ए स्क्वायर है तो कितना बेटा हो जाएगा? बोलो 1। ये बेटा हमारा आ गया ये, इसको नीचे ले आए और बेटा ये 1 आ गया। अब एक चीज देखो, अल्फा बीटा गामा क्या है? वेक्टर का एंगल है, किसके साथ में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में। एंगल को हम डायरेक्शन भी सर बोलते हैं। तो अल्फा बीटा क्या है? गामा बेटा क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कॉस का पूरा नाम बेटा क्या है? कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बेटा बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन क्योंकि अल्फा बीटा गामा एंगल्स या डायरेक्शंस हैं, और कॉस है तो डायरेक्शन कोसाइन। तो वेक्टर के 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, कौन कौन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम मतलब जोड़ बेटा कितना होता है? 1। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम बेटा कितना होता है? 1 होता है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? अब देखो इस इक्वेशन को याद रखना, इसको हम आगे लेके चलते हैं। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बेटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन में यहां रिप्लेस कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। आप समझ पा रहे हैं बेटा बात को? तो ये जो इक्वेशन बेटा है, ये इसको वहां रिप्लेस कर दिया। ये लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर गामा, क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 था बेटा। अच्छा, ये 1 एक 1 बेटा इससे कैंसिल कर जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को सोचो राइट साइड लाओ, वो हमने यहां लिख लिया बेटा, प्लस हो जाएगा। और यहां ये 1 बेटा कितना बचेगा? 2। तो ये हो गया हमारा इनका सम बेटा 2। तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन साइन है, जैसे कॉस अल्फा का डायरेक्शन कोसाइन है तो ये डायरेक्शन साइन है। तो डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम बेटा कितना होता है? 2 होता है। आया हुआ बेटा क्वेश्चन है, और जैसे बेटा पूरा लिखा उसी तरह से बेटा ही लिखना बेटा आपको। तो इसी के साथ बेटा ये टॉपिक फिनिश हो गया। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं आपको 3D में थोड़ा सा बताऊंगा कैसे आता है। ये वाली बात मैंने आपसे कही थी ना बेटा, ये वाली बात कि 3D में सर ये कैसे आती है, ये वाली बात जो बेटा है। और देख लो बेटा इस बात को थोड़ा सा कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूं बेटा समझाने की इसको।
देखिए मान लीजिए बेटा ये ओरिजिन हमारे पास है, ठीक, ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, ये बेटा हमारा वाई एक्सिस बेटा है, और ये बेटा हमारा मान लो जेड एक्सिस है बेटा। अब जो पीछे वाला कॉर्नर बेटा है, उस कॉर्नर से लेके बेटा इस कॉर्नर तक मान लो बेटा ये हमारा वेक्टर बेटा है, ये बेटा वेक्टर हमारा ए है। अभी भी उतना अच्छा हो सकता ना, लेकिन कोशिश की जाएगी बेटा। इस वेक्टर का ये बेटा एंगल जो है बेटा वो अल्फा है, ये जो बेटा एंगल बेटा है वो कितना है, बीटा है, और बेटा ये जो बेटा एंगल बेटा आएगा बेटा क्या आएगा बोलो, गामा आएगा। इस ए वेक्टर का ये जो कंपोनेंट आएगा वो इसको ए एक्स कहा जाएगा, इस कंपोनेंट को बेटा ए वाई कहा जाएगा, और इस कंपोनेंट को बेटा ए जेड कहा जाएगा। इस वेक्टर के जो ऐसे आएगा बेटा उसके तीन कंपोनेंट होंगे, ए एक्स ए वाई, बेटा बाहर की तरफ बेटा क्या, ए जेड। अब देखो आगे, अगर ये ए एक्स है बेटा तो ये वाला बेटा भी क्या होगा बताओ, ए एक्स होगा। ये ए एक्स तो बेटा ये भी एक्स होगा बेटा, ठीक। अच्छा ये ए वाई तो बेटा ये भी क्या होगा बताओ बेटा, ये वाला बेटा क्या होगा, ए वाई होगा बेटा। क्यों, पैरेलल है बेटा। मैंने कहा सबसे बेस्ट आएगा जब अपने रूम के अंदर आप सोचोगे इस बात को, एक बार सोचना मेरे बताने के बाद में। अच्छा अब देखो, अगर आप बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे तो ये सीधे बेटा आए तो कौन सा बेटा वेक्टर बना, ए वेक्टर बना। ये सीधे आए तो बेटा कौन सा बना, ए वेक्टर बना, ठीक। आपने लिख दिया बेटा इसको। अब यहां से यहां तक आने दूसरा रास्ता लेना है। चलो पहले बेटा हम इधर आए, ऐसे आए बेटा, इधर आए बेटा, यहां आए बेटा। तो ये बेटा कौन सा वेक्टर पड़ा बेटा बोलो, ये वाला, ये बड़ा हमारा ए एक्स वेक्टर। सपोज करो बेटा फिर हम ऐसे आए, ऐसे इधर आ जाए बेटा, मान लो ये ऐसे। देखिए ये हमारा अगर ये ए जेड है बेटा तो ये वाला बेटा भी क्या होगा, ए जेड होगा, क्योंकि दोनों ये आपस में बेटा कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये ए एक्स फिर इधर आए तो बेटा कौन सा हुआ बोलो, ए जेड, तो प्लस ए जेड, ये ए जेड बेटा हो गया, एरो लगा लेना। और फिर हम यहां से ऐसे जाएं, और ये तो मैं पहले बता चुका हूं बेटा ए वाई है तो प्लस ए वाई, पॉलीगन रूल। मतलब ए वेक्टर जो होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर प्लस ए वाई, मतलब ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड वेक्टर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बोर्ड पे या बुक से बेटा थोड़ा कम समझ में आता है, 3D में जब आप रूम में सोचेंगे तो सबसे बेस्ट व्यू आएगा बेटा। क्लियर, मैं इसको रब कर देता हूं। इसी के साथ बेटा टॉपिक बेटा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलेंगे, हम वेक्टर्स की बेटा बातें करेंगे। गुड लक।